आपका इंटरेस्ट कैसे बना इस फील्ड में? इंटर्नशिप कहाँ करी? वो कौन-कौन सी चीज़ें हैं कि बिगिनर्स और जो इस डोमेन में नहीं उनको वो आनी चाहिए? आप बग बाउंटी कैसे करते हैं? रिज़्यूमे कैसे बनाएँ और उसमें क्या प्रोजेक्ट शोकेस करें? और ये कुछ एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट आप बना सकते हो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से? हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रोश नितिश। आई एम अ SOC analyst at Birlasoft। आज के हमारे गेस्ट हैं पीयूष। इज़ करेंटली वर्किंग एज अ प्रोडक्ट सिक्योरिटी इंजीनियर एट ओला। आज इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे। इन्होंने नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रखी है, तो आज इनके उसके एक्सपीरियंस के बारे में जानेंगे। वहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट्स इन्होंने पढ़े, कैसे एडमिशन होता है, कैसे प्लेसमेंट होता है, और उसके बाद इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ में वर्क किया है, तो किस किस टेक्नोलॉजीज़ पे काम कर रखा है उसके बारे में भी जानेंगे। और मेनली कि प्रोजेक्ट कैसे बनाए सिक्योरिटी डोमेन में। सो हाय पीयूष, हाउ आर यू? प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। एकदम बढ़िया। मैं पीयूष। तो राइट नाउ तो मैं अभी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम कर रहा हूँ एज अ प्रोडक्ट सिक्योरिटी इंजीनियर। एंड वहाँ पे नॉर्मली वही पेन टेस्टिंग एंड सिक्योरिटी का रोल है मेरा जनरली। सो आई एम डूइंग दैट राइट नाउ इन माई करंट ओके कंपनी। ओके, सो आपका इंटरेस्ट कैसे बना इस फील्ड में? इंटरेस्ट मेरा है ना, 12th क्लास से ही बन गया था। जब मैंने 12th कंप्लीट करी तो उस टाइम पे एक वो रहता है ना स्टार्टिंग में कि भाई वाईफाई कैसे हैक करना है, फेसबुक कैसे हैक करना है, इंस्टाग्राम कैसे हैक करना है। तो उस टाइम से मैंने एक बार एक छोटा लैपटॉप था मेरे पास डेल का, तो मैंने उस टाइम से काली लिनक्स लाइव चलाना चालू किया था। तो तब मेरे को पता चला था कि काली लिनक्स क्या होता है। मैंने उसको चलाया, उससे नॉर्मल छोटा मोटा गूगल से सर्च कर करके वाईफाई पेन टेस्टिंग कैसे, मतलब हैक कैसे करते हैं, वाईफाई कैसे हैक करते हैं, फेसबुक कैसे हैक करते हैं, ये छोटी मोटी चीजें देखना चालू करी। तो मुझे धीरे धीरे थोड़ा सा पता चला कि यार ये जो पेन टेस्टिंग या फिर जो सिक्योरिटी की फील्ड है वो सिर्फ और सिर्फ मतलब वाईफाई हैकिंग और फेसबुक हैकिंग नहीं है। इससे बहुत बड़ी दुनिया है जो कि बाहर की है, वो मेरे को अभी पता नहीं है 12th में। देन मैं मतलब 12th के टाइम से ही मेरे को था मतलब कंप्यूटर में, तो उस टाइम से मेरे को पहले से ही था कि भाई हाँ भाई जाना है तो सिक्योरिटी में ही जाना है, इसके अलावा तो और कहीं जाने का है नहीं। इसलिए तो 12th से ही स्टार्टिंग था मेरा। सो आपने बैचलर्स कहाँ से करी? वहाँ पे क्या क्या सब्जेक्ट फिर पढ़े? मैंने बैचलर्स करी बीसीए इन आईटीएमएस क्लाउड कंप्यूटिंग। बीसीए इन आईटीएमएस क्लाउड कंप्यूटिंग ये नॉर्मल बीसीए नहीं था, ये एक स्पेशलाइजेशन था क्लाउड के अंदर, स्पेसिफिक टू क्लाउड और इंफ्रास्ट्रक्चर। देन मैंने बीसीए स्टार्ट किया, मेरा 3 साल का बैचलर्स का डिग्री था। देन मैंने स्टार्ट किया तो उसमें भी एक कोर्स था स्पेसिफिक टू एथिकल हैकिंग। मेरा बहुत वहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्ट था कि भाई वहाँ पे हैक कैसे करते हैं, विंडोज़ कैसे हैक करते हैं, विंडोज़ एक्सपी और 2003 विंडोज सर्वर कैसे हैक करते हैं। तो वो सब मैंने वहाँ पे बहुत सीखा। अच्छा खासा एक सेमेस्टर ही था मेरा उसमें, बट स्टिल मैंने बहुत कुछ सीखा। उसके अलावा मैंने जो मेन चीज़ सीखी वो थे विंडोज सर्वर। मेरे को विंडोज सर्वर और इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत नॉलेज था, मेरे को वहीं से नॉलेज पता चल गया था। तो मैंने विंडोज सर्वर 2008 R2 सर्वर पे काम किया। देन विंडोज सर्वर 2016 पे काम किया, मतलब उससे पहले 12 पे काम किया, देन 16 पे काम किया। उसके अलावा मैंने वर्चुअलाइजेशन पे काम किया था। वर्चुअलाइजेशन में VMware पे मैंने काम किया था। VMware ESXi होता है, एक बड़े कंपोनेंट होता है वो, उस पे मैंने उस पे काम किया हुआ है। तो वहां से मेरे को प्रॉपर नॉलेज था कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर काम कैसे करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज। अब फिर उसी बैचलर्स के अंदर ही मैंने भी एक यूट्यूब चैनल क्रिएट किया था बैचलर्स के टाइम ही। तो मैंने एक यूट्यूब चैनल क्रिएट किया कि भाई अपन भी थोड़ा सा हैकिंग वैकिंग का डाल देते हैं थोड़ा। बट वही है थोड़ा, मैंने स्टार्ट करा था डालना, विंडोज सर्वर से डालना स्टार्ट किया। देन धीरे धीरे चलता गया, जर्नी गई मेरी। एक नाम था पहले, जो मैं करंट ब्लॉग करता हूँ उससे पहले एक कुछ अलग नाम था। तो उस नाम से मैंने वहाँ पे यूट्यूब चैनल चलाया एंड ब्लॉग्स लिखना चालू किया। तो मेरा स्टार्टिंग से इंटरेस्ट था। तो ये सब कुछ मोटा मोटा मैंने मेरे बैचलर्स में ये किया था। बैचलर्स में सिर्फ मैंने मेजर मेरा फोकस था इंफ्रास्ट्रक्चर पे करना, पूरा पढ़ाई वढ़ाई इंफ्रास्ट्रक्चर पे करना। ओके, तो उसके बाद आपने क्यों डिसाइड किया कि आपको मास्टर करनी है? आप प्लेसमेंट लेके आपने जॉब क्यों नहीं करी? देखो हुआ क्या था ना कि जब मैं बैचलर्स कर रहा था ना, तो मेरी बैचलर्स के टाइम भी लास्ट सेमेस्टर में इंटर्नशिप करनी होती है, करेक्ट। तो मेरी उस इंटर्नशिप के टाइम पे भी एक जगह जॉब लग गई थी बैंगलोर में, एक कंपनी थी, अच्छी क्लाउड बेस्ड कंपनी थी। अच्छा खासा पैकेज भी ठीक ठाक लग गया था। ऐसा कुछ नहीं था कि सर्वाइवल नहीं है, मतलब बढ़िया पैकेज भी लग गया था। देन मेरे को ये था कहीं ना कहीं, नहीं यार, अगर अगर मैं फोकस कर रहा हूँ सिक्योरिटी पे तो मेरे को सिक्योरिटी बेस्ड मास्टर्स, तो मेरे को स्टार्टिंग से दिमाग में था कि मेरे को मास्टर्स करनी है। तो मैंने वो जॉब नहीं पकड़ के मैंने सोचा यार मास्टर्स करने जाता हूँ, थोड़ा एक्सपोजर ज़्यादा मिलेगा। और अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे को सिक्योरिटी में जाना है तो मेरे को मास्टर्स ऐसी जगह से करना पड़ेगा जो कि स्पेशलाइजेशन मेरे को सिक्योरिटी में दे। तो बस वहीं से थोड़ा हंटिंग चालू हो गई कि यार ऐसे कौन कौन से कॉलेज है जो कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, मतलब मास्टर्स में स्पेसिफिक टू सिक्योरिटी समवेयर। तो मैंने बहुत सर्च किया था, मेरे को एग्जैक्टली सही बताऊँ तो मेरे को 3-4 कॉलेज ही मिले थे उस टाइम पे। और उसमें से फिर जाके एक मेरे को थोड़ा सही कॉलेज मिला, तो उधर मैंने फिर परस्यू करने के स्टार्ट किया थोड़ा मास्टर्स में। ओके, सो आपने वहाँ पे कैसे, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी में आपने कैसे एग्ज़ाम दिया?
कैसे प्रोसेस रहता है कि और कौन कितने कितने कोर्सेज होते हैं वहाँ पे? देखो वहाँ पे ना मास्टर्स है जो, उस टाइम पे तो उसका नाम गुजरात फोरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी था जब मैंने परस्यू किया था मेरा मास्टर्स। तो वो कॉलेज में सिर्फ और सिर्फ मास्टर्स होती है जनरली, ओके। एंड स्पेसिफिक टू स्पेशलाइजेशन बहुत अच्छे होते हैं, जैसे होमलैंड सिक्योरिटी हो गया, या फिर डिजिटल फोरेंसिक्स अगर किसी को जाना है, या फिर स्पेसिफिक टू सिक्योरिटी, तो वो उसके लिए वो बेस्ट कॉलेज है। तो उसी टाइम पे मेरे को किसी ने बताया था कि भाई एक ऐसा कोई कॉलेज है गुजरात में, अगर एक बार आप चेक कर लो। देन मैंने चेक किया था तो वहाँ पे मेरे को मिला गुजरात फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी। जब मैं परस्यू कर रहा था तो उस टाइम पे एक लिमिटेड सीट्स ही थी, आई थिंक 40 सीट्स ही थी ओनली लिमिटेड। तो उसके लिए ना 100 मतलब उसके लिए सीट्स के लिए एग्जाम होता है पहले। एग्जाम में नॉर्मली बेसिक एक काइंड ऑफ बेसिक टेस्ट होता है, उसमें जीके भी होता है, उसमें मैथ्स भी होता है, थोड़ा थोड़ा हर हर किसी चीज का फ्लेवर होता है। और वो करके उसका आपका एक एग्जाम होता है। तो आई थिंक मेरे को भी आइडिया नहीं है, बट हाँ 150 या 200 लोगों ने शायद दिया था, मे बी 150 के करीब तो लोगों ने एग्जाम दिया था। देन हम लोग एग्जाम वाले दिन गए तो उन्होंने एग्जाम लिया। एग्जाम के क्वेश्चंस वर लाइक जीके के बेसिक क्वेश्चन, जीके के बेसिक क्वेश्चन थे, मैथ्स के बेसिक क्वेश्चन थे, एंड साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड ज्यादा थे, क्योंकि मैं वहाँ पे एज अ सिक्योरिटी रिलेटेड जा रहा था। तो मेरे कोर्स जो मेरे को लेना था साइबर सिक्योरिटी का। बट उस टाइम पे स्पेसिफिक टू साइबर सिक्योरिटी कुछ था नहीं, इसलिए मैंने परस्यू किया एमएससी इन डिजिटल फॉरेंसिक्स एंड इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी, ताकि डिजिटल फॉरेंसिक्स का थोड़ा थोड़ा तो मिल जाएगा, बट मेरा फोकस सिक्योरिटी पे था। तो मैंने वो परस्यू करने का स्टार्ट किया, एंड देन वो एग्जाम दिया, और देन उसके बाद एग्जाम, वो लोग देखो एग्जाम देने से पहले उनका शीट वीट आ जाती है कि कौन कौन सी चीज़ों के बारे में हम लोग पूछेंगे एग्जाम के अंदर। एंड देन उसके हिसाब से आपकी क्वेश्चन शीट आती है, एंड देन उसके बाद आपको आंसर्स देने होंगे, एंड देन आप सबमिट कर दोगे। एंड देन उसके बाद थोड़े टाइम बाद, मतलब 10-20 दिन के बाद आई थिंक उनका रिजल्ट आ जाएगा। मैट्रिक की लिस्ट आती है कि भाई हाँ कौन कौन पास हो गया कौन फेल हो गया। तो दैट टाइम मेरा नंबर लग गया था, एंड मैं उस टॉप 40 या किसी नंबर में, मेरा आई थिंक 55 या कुछ तो था, रैंक मेरी आई थी, उसके बेसिस पे मेरे को वहाँ पे एडमिशन मिल गया था। तो अगर कोर्सेज के बारे में बताऊं तो वहाँ पे वैरायटी ऑफ कोर्सेज है उस टाइम पे, अभी तो और ज्यादा है। उस टाइम पे तो फिर भी मतलब डिजिटल फॉरेंसिक्स, स्पेसिफिक टू डिजिटल फॉरेंसिक्स, एमटेक के लिए स्पेसिफिक कोर्सेज थे, क्योंकि मैंने बैचलर्स का रखी थी बीसीए। बीसीए में मैं एमटेक में जा नहीं सकता था, दैट्स वाई तो एमएससी परस्यू करने की सोची। तो अब बहुत अलग अलग टाइप ऑफ, अलग अलग वैरायटी के कोर्सेज रहते हैं। अगर किसी को भी मतलब सही बताऊं तो उसके कोर्सेज तो बहुत अजीब अजीब भी थे। मतलब अगर कोई नॉट डिजिटल फॉरेंसिक्स, मतलब एक एक्चुअल फॉरेंसिक्स गाय, कहीं पे कुछ मर्डर हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो उस एक्चुअल फॉरेंसिक्स कैसे होती है उसका कोर्स भी वहाँ पे है। कोई कुछ भी हो जाता है स्पेसिफिक, तो मतलब कुछ भी केस कुछ भी हो जाता है, तो हर एक तरीके से रिलेटेड वहाँ पे हर एक चीज के कोर्सेज हैं वहाँ पे। आप एक बार देखोगे लिस्ट तो वहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज है, कोई भी परस्यू कर लो, मतलब बेस्ट है सो ऐसा। आपने वहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े? वहाँ की लैब्स कैसी हैं? प्रैक्टिकल ज़्यादा होता है कि थ्योरेटिकल? कैसा कॉलेज है, मतलब देखो किस पे फोकस रहता है? ओके, तो मैं बताता हूँ। देखो वहाँ पे फोकस रहता है प्रैक्टिकल पे ज्यादा, ओके। नॉर्मली अगर आपने कॉलेजेस में देखा होगा, वहाँ पे कॉलेजेस में कैसा रहता है ना कि आप जाएंगे कॉलेज में बैठेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे, देन आप प्रैक्टिकल के लिए लैब में जाएंगे अलग से। बट वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। आप हमेशा, आपके लिए लैब ही होती है आपकी क्लासरूम, मतलब आप हमेशा कंप्यूटर के सामने ही बैठेंगे। इसका मतलब ये है कि आपका फोकस जो प्रैक्टिकल पे होता है वो ज्यादा होता है। स्टार्टिंग वहाँ पे देखो आपको क्या क्या पढ़ने को मिलता है जनरली, मैंने वहाँ पे क्या क्या पढ़ा, मैं डिजिटल फोरेंसिक्स पढ़ी वहाँ पे। डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स, ओपन सोर्स टूल और पेड टूल्स, जो भी होता है पेड टूल्स भी होते हैं नॉर्मली। कोई अगर कुछ एक्चुअल में कुछ केस होता है कुछ होता है तो वहाँ पे ओपन सोर्स टूल्स तो मतलब अदालत में चलते नहीं है ना। तो वहाँ पे एक्चुअल जो टूल्स चलते हैं, एनकेस करके एक टूल है, तो वैसे टाइप ऑफ जो टूल्स होते हैं वो भी मैंने वहाँ पे एक्सेस करे हुए हैं। वो तो वो जितने भी टूल्स जो भी ऐसे कुछ रहता है वो प्रोवाइड करते हैं। तो आप ताकि आपको हैंड्स ऑन हो जाए, सब कुछ हो जाए। तो डिजिटल फॉरेंसिक्स मैंने पढ़ा था वहाँ पे। सेकंड थिंग मैंने, मेरा जो फोकस था मेन सिक्योरिटी, सिक्योरिटी मैंने वहाँ पे मेजरली सिक्योरिटी में मेरा कहीं ना कहीं ज़्यादा फोकस था ही। तो वहाँ पे नॉर्मली बब सूट, मैंने कभी, आपने सुना होगा बब सूट, तो बब सूट तो नॉर्मली कम्युनिटी एडिशन होता है जो हर किसी ने देखा होता है। टिल दैट टाइम मैंने तो कम्युनिटी एडिशन ही देखा था, प्रोफेशनल एडिशन देखा नहीं था। तो वहाँ पे जाके मेरे को प्रोफेशनल एडिशन देखने को मिला और मैंने उस पर काम भी किया। तो मेरे को थोड़ा ज़्यादा आइडिया हुआ कि भाई बग सूट पे कैसे काम करते हैं। एंड देन वहाँ पे एक और थोड़ा एक टाइप ऑफ वैरायटी था जहाँ पे मालवेयर एनालिसिस भी था। मालवेयर एनालिसिस अगर आपको जाना है, मालवेयर एनालिसिस में आपको मालवेयर एनालिसिस करना है या कुछ भी करना है, एडवांस सेंस प्रोटेक्शन या कुछ भी करना है, तो उसके लिए भी वहाँ पे एक कोर्स था। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ वैराइटीज के कोर्सेज थे। देन आपके ऊपर है आप किस पे ज़्यादा फोकस करते हो। तो बट मेरा कहीं ना कहीं मेजर फोकस सिक्योरिटी पे ही था। एंड कॉलेज के हिसाब से देखा जाए तो कॉलेज तो बहुत ही, मतलब टीचर्स भी वहाँ पे जो भी थे उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया सब किया। तो कॉलेज वाइज भी बहुत अच्छा था। और वहाँ पे एक सीडैक लैब भी है,
सीडा का नाम याद नहीं है, बट करेक्ट है या नहीं पता नहीं, बट वहाँ पे एक बहुत अच्छी लैब भी है। वो बहुत, आपने अगर मे बी अगर गूगल पे सर्च भी करोगे तो वो आपको सबसे पहले लैपटॉप पे आएगी। वहाँ पे रेड टीमिंग वर्सेस वाइट, रेड टीमिंग वर्सेस ब्लू टीमिंग काइंड ऑफ थिंग्स भी है। तो मतलब वो बहुत अच्छा था, मेरा 2 साल का था मास्टर, तो दैट वाज प्रीटी गुड। ओके, सो आप उसके बाद आपने इंटर्नशिप कहाँ करी एमएससी की? तो मेरा जब मैंने मास्टर्स कंप्लीट करने वाला था, देन लास्ट के 6 मंथ्स में कंपनीज आना स्टार्ट हो जाती है। डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारी कंपनीज आती है, बहुत सारी अलग अलग फील्ड की आती है। कोई कोई मालवेयर एनालिसिस के लिए आती है, कोई कोई डिजिटल फॉरेंसिक्स के लिए आती है, कोई कोई सॉक के लिए आती है, कोई कोई इंटर्नशिप देने के लिए? स्पेसिफिक। हाँ, इंटर्नशिप देने के लिए। तो जनरली वहाँ अच्छा। पे क्या होता है ना कि वहीं पे प्लेसमेंट वो करा के देते हैं। जनरली वो बोलते हैं कि हाँ भाई प्लेसमेंट के लिए कंपनीज आएंगी। देखो कंपनी आनी है, सिलेक्शन आपके ऊपर होता है डेफिनेटली, ठीक है। कंपनी वो ला के देते हैं, इट्स अच्छा, वो अप टू यू पहले कि यार आप पहले इंटर्नशिप आप करो, देन आपको प्री प्लेसमेंट ऑफर दे देंगे फुल तो टाइम। करेक्ट होता है। ओके। तो जनरली मेरा भी ऐसा ही सीन, सेम सीन ही था। मैंने भी 6 मंथ्स का था और रैंडमली मैं एक कंपनी में बैठ गया था। सिनॉप्सिस है उसका नाम। सिनॉप्सिस में बैठ गया था एंड वहाँ पे पता नहीं 60-70 लोग बैठे थे, आई थिंक 60-70 बच्चे बैठे थे। एंड देन उन्होंने 3 राउंड ऑफ इंटरव्यूज लिए थे। फर्स्ट वन वाज टेक्निकल, T1 टाइप ऑफ नॉर्मल टेक्निकल। देन सेकंड वाला थोड़ा सा ज़्यादा टेक्निकल, हायर पर्सन ने लिया था। देन थर्ड राउंड वाज HR राउंड, ऐसा। तो ओके, ये सो उस 3 राउंड थे। कॉलेज में जो इंटरव्यू प्रोसेस होता है वो जनरली जो और कॉलेजेस में होता है उस तरीके के नहीं है स्पेसिफिक? लाइक हर जगह पहले जीडी वीडी कराते हैं, देखो एफ हाँ, एफ मैं पी। बताता हूँ। हाँ देखो उसमें ना वो डिपेंड करता है कंपनीज पे। जैसे वहां पे ना डिलॉइट भी आई थी, तो डिलॉइट ने क्या किया था, सबसे पहले उन लोगों ने रिटर्न मतलब एग्जामिनेशन था, रिटर्न MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चंस थे। तो उन क्योंकि बच्चे ना बहुत ज्यादा ज्यादा लोग बैठते, तो उनको थोड़ा सा ट्रायल्स मतलब थोड़े बंदे तो कम करने ही पड़ेंगे ना। तो दैट्स वाई वो क्या करते हैं ना कि प्रैक्टिकल छोटा सा ले लेते हैं स्टार्टिंग में पेपर पे। जैसा कि डिलॉइट का प्रोसेस बताता हूँ, डिलॉइट ने नॉर्मली क्विज टाइप ऑफ रख लिया था। देन उसके बाद जो बंदे सेलेक्ट हुए, उसके बाद वो JD पे गए, वो उस पे GD पे, ग्रुप डिस्कशन पे। GD पे जाने के बाद देन आता है उनका टेक्निकल। ऐसा हुआ था डिलॉइट में, मेरे को प्रोसेस पता है। देन मैं अगर मैं बताऊं सिनॉप्सिस का, तो सिनॉप्सिस में क्या हुआ था, सबसे पहला राउंड ही आई थिंक, मेरे को याद नहीं है मे बी, बट आई थिंक फर्स्ट राउंड हुआ था टेक्निकल का। देन सेकंड राउंड वहां पे JD हुआ था, मेरे को अच्छे से याद है। क्योंकि ऐसे ही हम 5 लोग बैठे थे एंड उन्होंने ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट किया था। मेरे को अच्छे से याद है वो क्वेश्चन भी उन्होंने उनका क्वेश्चन था कि प्रोज एंड कॉन्स ऑफ गूगल। और उन्होंने बोलता भाई डिस्कशन स्टार्ट कर दो। और मैं देखा, मैंने कि यार अब प्रोज एंड कॉन्स तो बहुत सारे हैं, बोलने तो पड़ेंगे ही। तो धीरे करते करते वो बोलना स्टार्ट किया। ऐसे करते करते पता चला कि भाई GD भी निकल गया, ग्रुप डिस्कशन निकल गया। फिर देन आया टेक्निकल। फिर टेक्निकल के लिए मेरे को लेके गए। वे टेक्निकल फिर मेरे सामने एक सर थे, वो बैठे थे। बैठाया, उन्होंने मेरे से पूछा भाई क्या करते हो क्या नहीं करते हो। देन मैंने मेरा एक्सपीरियंस वाइज बताया कि भाई देखो उस टाइम पे मैंने आपको बताया था राइट, मैं यूट्यूब चलाता था, मैं ब्लॉग लिखता था। तो ये कहीं ना कहीं मेरे लिए वहाँ पे एक एडवांटेज था उन सब बच्चों में से, कि भाई मैं यूट्यूब पे मतलब वीडियो डालता हूँ, एजुकेशनल वीडियो डालता हूँ, ऐसे व्लॉग व्लॉग नहीं, एजुकेशनल वीडियो मीन्स मैं उस समय स्टार्टिंग तो मैंने करी थी विंडोज सर्वर से, कि भाई मैं विंडोज सर्वर के बारे में A to Z हर चीज बताऊंगा। ADDS DNS DHCP WDS ईच एंड एवरीथिंग अबाउट विंडोज सर्वर। तो मैंने वो बताया। और उसी टाइम उसी आई थिंक उससे थोड़े टाइम पहले ही मैंने एक एप्लीकेशन भी बनाई थी, एंड्रॉइड एप्लीकेशन। मेरे को डेवलपमेंट नहीं आता, बट मेरा फोकस था कि मैं ट्यूटोरियल्स बना बना के लोगों तक पहुंचाऊं। तो उस वजह से मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप वेबसाइट्स आती है बहुत सारी, तो वहां से मैंने एक नॉर्मल सिंपल सी एप्लीकेशन बनाई। ट्यूटोरियल्स 20 ट्यूटोरियल्स लिखे और वो एप्लीकेशन बना के मैंने प्ले स्टोर पे डाल दी। तो ये मेरा सेकंड एडवांटेज था कि भाई कहीं ना कहीं मैं जो मैं कॉलेज में कर रहा हूँ उसके अलावा भी मेरा कहीं ना कहीं सिक्योरिटी में इंटरेस्ट है, तो वो सामने दिखता है। मैं ब्लॉग्स भी लिखता था। देन उन्होंने वो मेरे यूट्यूब के बारे में पूछा, क्या करते हो। देन उन्होंने मेरे ब्लॉग के बारे में पूछा। देन उन्होंने ये असाइड रख के देन ही स्टार्टेड कि भाई कौन कौन से टूल पे काम किया है आपने, कौन कौन से टूल के बारे में आपको पता है। बेसिक्स के, भाई क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग क्या होता है, एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है, ये तो बेसिक्स होते हैं जो पता होने चाहिए। तो उन्होंने वो चीज़ें मेरे से पूछी एंड देन स्टार्टेड आई थिंक 45 मिनट्स या 1 आवर का वो डिस्कशन हुआ था। देन आई वेंट कि भाई अब रिजल्ट का वेट करना है। देन उन सब में से मेरा और एक पर्सन और था, स्टूडेंट, उनका सिलेक्शन हुआ था। तो हम 2 लोग का सिलेक्शन हुआ था सिनॉप्सिस से, सिनॉप्सिस में, बाय प्लेसमेंट, कैंपस प्लेसमेंट। सो उसमें ऐसा। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, बेसिक? देखो क्वेश्चन ना जनरली वो लोग ना उनको भी पता है, देखो आप है ना स्टूडेंट हो, ठीक है। आप ऐसा तो नहीं है यार वो बोल देंगे भाई तू वेबसाइट ले ले और तू इसको हैक कर दे। ही नोज। बट उनको ऐसा बंदा चाहिए होता है जो कि एक होता है ना कि यार वो थोड़ी थोड़ा बहुत अगर उसको दे देंगे तो वो कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके भी
कर लेगा कुछ ना कुछ, या फिर उसमें थोड़ा सा एक होता है इंटरेस्ट होना चाहिए। इंटरेस्ट फर्स्ट फैक्टर है देखो, डेफिनेटली हमेशा क्यूरियोसिटी। सामने। करेक्ट। हम्म। क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि भाई हाँ भाई, अगर मेरे को आज, अगर मान के चलो एज एन एग्जांपल, मेरे को क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग या कुछ भी बग छोटा सा मिल जाता है, तो मैं उसको चेन ऑफ वल्नरेबिलिटी कैसे कर सकता हूँ, मैं किसी का उसके थ्रू कैसे एक इम्पैक्ट दिखा सकता हूँ एक कंपनी को कि हाँ यार, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग ऐसा नहीं है कि यार सिर्फ एक पॉपअप, मैंने उसके थ्रू क्या क्या करके उनको इम्पैक्ट दिखाया है, वो डिफर करता है। करेक्ट। तो वही चीजें उन्होंने भी नॉर्मली ऐसे बेसिक क्वेश्चंस में ऐसे पूछे थे कि भाई व्हाट इज क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, एसक्यूएल इंजेक्शन। अब नॉर्मली देखो लोगों का क्या होता है ना, वो रट लेते हैं ऐसे कि भाई क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अगर कोई पूछेगा तो मैं ये 4 लाइन बोल दूंगा। ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो जो सामने इंटरव्यू लेने वाला होता है ना, उसको पता होता है। तो वो आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए, जितनी भी नॉलेज आपको थोड़ी सी भी हो ना, बट उसकी परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हवा में ही बात कर रहे हैं अपन। अगर मैं क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग की बात कर रहा हूँ तो मेरे को पता होना चाहिए क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग क्या होती है, उसका इम्पैक्ट क्या है, उसका रिमेडिएशन क्या है, ताकि अगर मेरे से पूछे तो कोई, मैं ये नहीं बोलूँ यार क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग पता है और तो मेरे को नहीं पता। ऐसा नहीं होता। तो जो वही है कि भाई जो भी पढ़ रहे हो, जो भी कर रहे हो, उस पर डीप नॉलेज लो, ताकि जब वो इंटरव्यूअर अगर बैठे ना, तो अगर तुमसे वो 10 क्वेश्चन भी पूछता है, एज ए स्टूडेंट बता रहा हूँ, मतलब 1-2 साल का इंटरव्यू नहीं बता रहा, एज ए स्टूडेंट, वो लोग यही देखेंगे कि भाई हम उस बंदे को कितना, जो भी पता है उसको कितना नॉलेज है उसमें, वो लोग वो चीज़ देख लेते हैं। तो नॉर्मली बेसिक था, टूल के बारे में पूछा, तो उन्होंने कौन कौन से टूल्स यूज में लिए हैं। बब सूट के ऊपर उन्होंने पूछा था, क्योंकि सिक्योरिटी में मैं पेन टेस्टिंग करता था, बब सूट इज अ मेन टूल। उन्होंने पूछा कि भाई प्रॉक्सी टैब क्या करता है, सीक्वेंसर टैब क्या करता है, उसको कैसे यूज में लोगे। तो बेसिक क्वेश्चन थे जो कि हमेशा एज अ, अगर आप फ्रेशर भी हो साइबर सिक्योरिटी में, तो ये चीज आपको आना जरूरी है। बब सूट तो मतलब कंपलसरी है, उसके बारे में आपको हर एक चीज पता होनी चाहिए। बस ऐसा है, बेस्ट है वो मतलब। ओके, प्लेसमेंट वहाँ पे इंटर्नशिप में आपने क्या किया, सिनॉप्सिस में क्या काम करवाया तो मैं, एज अ इंटर्न को? हाँ तो देखो इंटर्न में, देखो जनरली आप कभी भी इंटर्नशिप में इंटर्नशिप करोगे फर्स्ट टाइम, तो ऐसा तो होगा नहीं कि यार वो आपको जाके वेबसाइट दे देंगे भाई तू तो चालू हो जाए टेस्टिंग करना, तो ऐसा कभी नहीं होता नॉर्मली। सही बताऊं तो सिनॉप्सिस अच्छी कंपनी थी, दैट्स व्हाई उन्होंने क्या किया था, दे हैड अ प्लान, ट्रेनिंग प्लान। तो उन्होंने क्या किया था ना, स्टार्टिंग के 3 मंथ्स तक हम लोगों को, जितने भी इंटर्न्स थे उन सबको पढ़ाया था। उन्होंने एक बेसिक बेसिक चीज बताई थी कि कुकीज क्या होती है, एचटीटीपी ओनली कुकी का एट्रीब्यूट क्या होता है, एक्सेस क्या होता है। तो जितनी भी चीजें मैं टर्म्स बोल रहा हूँ ना, उन्होंने बेसिक बेसिक विद प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल ईच एंड एवरीथिंग उन्होंने अच्छे से पढ़ाया था। तो वहाँ पे जो सिनॉप्सिस में काम करते थे, कोई अगर मान के चलो कोई एक बंदा है जो कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग में उस कंपनी में थोड़ा अच्छा लेवल पे है, प्रो टाइप है, तो वो आके हम लोगों को लेक्चर देते थे। तो उसकी वजह से हम लोगों को थोड़ा इंटरेस्ट भी बनता था। इंटरेस्ट तो देखो डेफिनेटली था, इसलिए वहाँ थे, बट थोड़ा नॉलेज पता जाता है यार वो बंदा जो टेस्टिंग कर रहा है वो कैसे सोच रहा है, कैसा है। और वहाँ पे नॉर्मली अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टास्क होते थे कि भाई, इंटर्नशिप में टास्क थे कि भाई फॉर एग्जाम्पल आई थिंक 15 डेज के अंदर अंदर उन्होंने बोलता कि भाई 15 डेज या 20 डेज हो चुके हैं, अब ऐसा करो एक एप्लीकेशन बना के लाओ, खुद से ही कोड करो नॉर्मली बेसिक लॉगिन पेज, और लॉगिन पेज का बनाओ जिसमें यूजर नेम पासवर्ड मांगेंगे, और उसको कैसे डेटाबेस में स्टोर करते हो। तो ऐसा करके उन्होंने टास्क वास्क भी दिए थे। देन वहाँ पे मेनली मेजर क्या होता है ना, कि जब इंटर्नशिप पे जाते हैं तो अपने को एज अ एक प्रोजेक्ट दिखाना पड़ता है कॉलेज में। तो मेरा भी वहाँ पे प्रोजेक्ट था। मेरा प्रोजेक्ट था वहाँ पे ओपन सोर्स जितने भी सैस्ट एससीए एंड डेस्ट के टूल्स होते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करना था सीआईसीडी पाइपलाइन के अंदर। ये सैस डैश एज अ, क्या होता है, एक बार बता दें तो? मैं बताता हूँ, देखो सैस्ट एससीए डेस्ट क्या होता है ना, कि अब जब अपन लोग टेस्टिंग, जब सिक्योरिटी टेस्टिंग के वर्ल्ड में, डेस्ट मतलब डायनेमिक पेन टेस्टिंग, मतलब आप एप्लीकेशन को चला रहे हो और उस टाइम पे आप बर्ब सूट की तो टेस्टिंग कर रहे हो रन टाइम के अंदर, तो उसको अपन लोग बोलते हैं डेस्ट। एससीए होता है सोर्स कोड एनालिसिस, मीन्स की समवेयर की भाई जो आपका कोड है उसके अंदर आप थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज यूज में लेते हो, ठीक है। कोई भी कोड लिखते हैं तो डेफिनेटली आपने सुना होगा जेक्वेरी यूज में हो रही है एप्लीकेशन के लिए, तो थर्ड पार्टीज बोलते हैं इनको, जो कि अपने अपन ने लिखी होती है लेकिन किसी ने लिखी होती है, अपन उनको यूज करते हैं। तो कभी कभी होता है, आपने देखा होगा कि अगर आपने सुना हो लॉक 4 जी, अगर आपने सुना हो लास्ट टू लास्ट ईयर आया था, तो वो क्यों आया था, एप्लीकेशन में इशू नहीं था, लेकिन जो थर्ड पार्टी लाइब्रेरी अपन लोग यूज में ले रहे थे उसकी वजह से वो उसके इशू था। दैट्स वाई वो वनलेबल थी एप्लीकेशन, ऐसी एसेस्ट बोलते हैं। नॉर्मली क्या होता है ना, कि आप जो कोड है आप उसको रन टाइम पे रन नहीं कर रहे हो, लेकिन जस्ट फ्रॉम द रीडिंग द कोड, एक एक लाइन कोड की नॉर्मली आप कोड को गो थ्रू करोगे, एंड देन सिर्फ आप कोड को गो थ्रू करोगे, जब उसी टाइम पे आप वनलिबिलिटीज निकालोगे। उसमें आपको एप्लीकेशन को रन करने की जरूरत नहीं है। मतलब मान के चलो आपको google.com की अगर आप टेस्टिंग कर रहे हो, आप उसको google.com को चला रहे हो और उसको बबसूट के थ्रू इंटरसेप्ट कर रहे हो हर एक चीज, इट मीन्स कि वो डायनेमिक टेस्टिंग हो गई। अगर आपके पास google.com का कोड है और कोड के अंदर से आप कोई वनलिबिलिटीज निकालते हो, फॉर एग्जाम्पल एक्सेस, तो वो सोर्स कोड मतलब सोर्स कोड रिव्यू में आ जाता है ऐसा। तो ये मेरा ये टास्क था। अब ये तो मैनुअली होते ही हैं ये चीजें, ठीक है तीनों, बट इसमें भी बहुत सारे ओपन सोर्स टूल्स होते हैं अवेलेबल, और बहुत सारे टूल्स होते हैं जो कि कंपनीज के खुद के होते हैं।
तो मेरा टास्क वहाँ पे ये था कि CI/CD, मतलब CI/CD बोले तो कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन कंटिन्यूअस डेवलपमेंट एक चीज होती है, मतलब डेवलपमेंट फेज में, डेवलपमेंट वाले फेज में। तो उसके अंदर उन्होंने बोलता कि भाई आप इस फेज के अंदर आपको है ना ये SAST, SCM, डेस्ट के टूल्स आपको इंटीग्रेट करना है एक पाइपलाइन में। तो मेरे लिए तो फर्स्ट टाइम था, देखो मैं एज अ स्टूडेंट गया हूँ, और मेरे लिए तो मैंने CI/CD सुना, मैंने पहली बार सुना है CI/CD क्या होता है। उन्होंने बोला जेंकिंस में इम्प्लीमेंट करना, भाई जेंकिंस मेरे लिए सबसे नया है। फिर उन्होंने बोला टूल्स इंटीग्रेट करो, मैंने यार अब टूल के बारे में तो कुछ पता नहीं है। तो 6 महीने में मैंने क्या किया था ना, मैंने डीप लर्निंग मतलब अच्छे से उसके बारे में पढ़ा, CI/CD क्या होता है, जेंकिंस क्या होता है। जेंकिंस को मैंने मेरे लैपटॉप में इंस्टॉल किया, एक टाइप ऑफ टूल है वो, उसको मैंने इंस्टॉल किया। उसके अंदर फिर मैंने बहुत सारे टूल्स के बारे में पढ़ा। डेफिनेटली वहाँ पे लोग रहते हैं जो कि आपको प्रोजेक्ट में हेल्प करते हैं, तो वो मेरे को बताते थे कि भाई जेंकिंस ऐसे यूज में ले लो। देन वहाँ पे वो लोग बोलते थे कि भाई हाँ ये टूल्स हैं, सेस्ट के 2-3 टूल्स बता देंगे वो, और बोल देंगे आप कल तक या परसों तक इसको इम्प्लीमेंट करके ले आओ। देन मैं घर जाता था, रात तक मैं बैठ रहता था, मैंने टूल के बारे में पढ़ता था मैं पहले, भाई टूल करता क्या है। देन उसका इम्प्लीमेंटेशन देखता था कि भाई इसको मैं जेंकिंस में कैसे इम्प्लीमेंट करूंगा। तो ऐसा कर करके फिर ये काइंड ऑफ मेरा एक प्रोजेक्ट हो गया था बहुत बड़ा, और बहुत अच्छा प्रोजेक्ट हो गया था। तो उस टाइम से मेरे को फिर थोड़ा टूल्स के बारे में इंफॉर्मेशन हो गई। तो जब मैं डेफिनेटली जब आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट होती है तो आप कॉलेज जाते हो, कॉलेज जाके आपको आपका प्रोजेक्ट दिखाना होता है कि आपने क्या किया। तो मैं कॉलेज गया, पूरी रिपोर्ट बनती है कि भाई आपने प्रोजेक्ट में क्या किया। तो मैं गया कॉलेज में, मैंने उनको बताया, मैंने कि भाई मैंने CI/CD में ओपन सोर्स टूल्स इंप्लीमेंट किए हैं, ये लिस्ट ऑफ टूल्स है जो इंप्लीमेंट किए हैं। तो ही वॉज वेरी हैप्पी कि यार तुम्हारा जो प्रोजेक्ट था ना वो बहुत अच्छा था, और आपने बहुत उस पर रिसर्च की है। तो वो भी एक मेरे को बहुत अच्छा पॉइंट उन्होंने दिया था कि हाँ यार मतलब सही में मतलब तुमने रिसर्च करके किया और हर एक चीज़ के बारे में तुम्हें पता है। तो उस टाइम में एक टाइप ऑफ ये वाला मैंने प्रोजेक्ट किया था, सिक्योरिटी, स्पेसिफिक टू सिक्योरिटी। सो आपने डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में काम किया, डिफरेंट पोजीशन पे काम किया टेक्नोलॉजीज पे, सो आप उसके बारे में कुछ बताएं। तो मैंने स्टार्ट किया था इंटर्नशिप, तो मैंने आपको बताया कि मैं इंटर्नशिप कर रहा था सिनॉप्सिस में। देन 6 मंथ्स की मेरी इंटर्नशिप थी। देन उसके बाद उन्होंने एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय मेरे को ऑफर कर दिया था। देन मैंने मेरा जर्नी स्टार्ट किया, मेन जर्नी। देन मेरी मेन जर्नी स्टार्ट हुई थी वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग से। मीन्स मेरे को सिनॉप्सिस इज सर्विस बेस्ड कंपनी। सर्विस बेस्ड कंपनी मीन्स कि वहाँ पे उनके बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स हैं। तो वो लोग आपको डिफरेंट, आप लोग एज अ पेन टेस्टर आप डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट्स पे काम करोगे। तो वो लोग आपको एक एप्लीकेशन दे देंगे, फॉर एग्जाम्पल कोई सी भी ABCD एप्लीकेशन दे देंगे। देन उसका आपको वॉक थ्रू रखवा देंगे, भाई हाँ यार ये एप्लीकेशन ऐसे ऐसे चलती है और ये फंक्शनलिटीज है। और आपको डिफॉल्ट क्रेडेंशियल दे देंगे एप्लीकेशन एक्सेस करने के। और अगर डिफरेंट डिफरेंट रोल्स होंगे तो बेस्ड ऑन दैट कि आपको डिफरेंट क्रेडेंशियल्स, सब कुछ जो भी प्रोवाइडेड आपको चाहिए वो दे देंगे। देन मैंने करियर स्टार्ट किया वेब एप्लीकेशन में, तो वेब एप्लीकेशन वो दे देते थे। देन मैं स्टार्ट करता था, टेस्टिंग स्टार्ट करता था। तो एक टेस्टिंग करने के लिए हम लोगों को मेजरली समवेयर एवरेज बताऊं तो 4-5 दिन मिलते थे। 4-5 दिन के अंदर हमको एक प्रॉपर एंड टू एंड पेन टेस्टिंग करनी होती थी। एंड टू एंड पेन टेस्टिंग का मतलब होता है कि मैं एप्लीकेशन की हर एक चीज को टेस्ट करूंगा। मीन्स की क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वल्नरेबिलिटी के लिए टेस्ट करूंगा, एसक्यूएल के लिए वल्नरेबिलिटी टेस्ट करूंगा, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, ईच एंड एवरीथिंग, मतलब हर एक चीज में टेस्ट करूंगा। लास्ट में बिजनेस लॉजिक फाइंडिंग्स जो भी होती है, बिजनेस लॉजिक इश्यूज होते हैं, मान के चलो फॉर एग्जांपल क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग तो ठीक है यार, ये नॉर्मल पता है सबको कि भाई हाँ भाई क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग में आपको आगे जाके पॉपअप लाना है, दैट इज फाइन। बट बिजनेस लॉजिक में क्या होता है ना कि आप लोग टेस्ट करते हो फीचर्स को बाईपास करने का। फॉर एग्जाम्पल अगर मान के चलो एक कोई आपको एक एप्लीकेशन एक फीचर देती है जिसमें आप यार आप ना 10 रुपए में आप है ना, क्या मान के चलो 1000 रुपीज में आपको ना एक कोई एक बकेट खरीद रहे हो आप। अगर मैंने मान के चलो उस बकेट को 1 रुपए में खरीद दिया, तो दैट इज काइंड ऑफ बिजनेस लॉजिक वल्नरेबिलिटी, वो अपन बोलते हैं नॉर्मली बिजनेस प्राइस मैनिपुलेशन काइंड ऑफ थिंग। तो ऐसे बग्स जनरली मैंने बहुत फाइंड किए हैं, और मेरे को थोड़े ज़्यादा उस पर मेरा फोकस भी रहता है अदर देन मतलब नॉर्मल टेस्टिंग के अलावा। तो वेब एप्लीकेशन में तो ये सिनेरियो था। नॉर्मली देखो अब टेस्टिंग करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट टूल्स डेफिनेटली हम लोग यूज़ में लेते हैं। मेजरली जो मेन टूल यूज हम लोग यूज़ में लेते हैं वो लेते हैं बबसूट। तो जनरली बबसूट क्या टूल होता है ना, एक टाइप ऑफ सूट है, मतलब नॉर्मली आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ टैब्स मिलेंगे, काइंड ऑफ छोटे छोटे टूल्स मिलेंगे जिसके थ्रू आप लोग वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग कर सकते हो, डायनेमिक पेन टेस्टिंग। टूल्स काइंड ऑफ थिंग, मतलब इंटरसेप्टर होता है। इंटरसेप्टर मीन्स कि आपकी रिक्वेस्ट जो भी ब्राउजर से सर्वर के पास जाती है उसको आप इंटरसेप्ट कर सकते हो। मान के चलो ब्राउजर से जो भी रिक्वेस्ट जाती है आपको उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करने हैं, मान के चलो एक वैल्यू जा रही है 10, आपको 20 करना है, या फिर आपको कोई भी मेलिशियस पेलोड डालना है, देखना है कैसे जा रहा है, तो आप उन चीज़ों को इंटरसेप्ट कर सकते हो। और यूजिंग बबसूट आपको जो भी टेस्टिंग होती है वो जनरली अपनी सिक्योरिटी में जनरली हमेशा बबसूट यूज में लिया जाता है डायनेमिक पेन टेस्टिंग के लिए। तो बेस्ड ऑन मतलब डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टूल्स यूज में लेते हैं। फॉर एग्जांपल आज मान के चलो अगर मैं वर्डप्रेस की एप्लीकेशन है, जो कि वर्डप्रेस की एप्लीकेशन को टेस्ट कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैं डिफरेंट टूल यूज में लूंगा। फॉर एग्जांपल आई विल बी यूजिंग WP स्कैन, जो कि स्पेसिफिक टू वर्डप्रेस वल्नरेबिलिटी स्कैनर है। वो नॉर्मली
WP स्कैन जो भी टूल होगा उसको इंस्टॉल करूंगा, एंड देन जो भी कमांड है WP स्कैन हाइफन URL, एंड देन जो भी URL होगा, एंड देन वो उसकी वल्नरेबिलिटीज मेरे को लिस्ट आउट कर देगा कि भाई हाँ ये वल्नरेबिलिटीज है। अब उसके बाद अगर आपको एक्सप्लोइट करना है तो दैट इज अप टू यू। तो जनरली ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ टूल होते हैं। फॉर एग्जांपल देयर इज वन मोर टूल Nmap, मतलब मान के चलो कोई एक सिस्टम है, उसमें आपको पोर्ट स्कैन करना है। पोर्ट स्कैन मीन्स कि आपको ये देखना है कि यार इस सिस्टम में कितने कौन कौन से पोर्ट्स ओपन है। फॉर एग्जांपल अगर मान के चलो आप Nmap स्कैन चलाते हो, आपको वहाँ पे दिखता है 21 पोर्ट इज ओपन, इट मीन्स कि वहाँ पे FTP सर्वर चल रहा है, मतलब काइंड ऑफ FTP चल रहा है। तो उसके थ्रू अगर आप फिर उसके बाद आप ये देखोगे यार Nmap के थ्रू कि यार ये FTP चल रहा है, ठीक है, कौन सा वर्जन ऑफ FTP चल रहा है वो भी आप देख सकते हो Nmap के थ्रू। तो ऐसा करके Nmap टूल आता है जो कि वेरी बेनिफिशियल फॉर अस, मतलब सिक्योरिटी में बहुत बेनिफिशियल रहता है। तो ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट टूल्स हम लोग यूज में लेते थे। देन जो भी फाइंडिंग्स होती थी, फाइंडिंग्स जो भी निकलती थी, मैं नॉर्मली उसको एक टेक्स्ट फाइल में रखता था, एंड एट द एंड वी हैव टू क्रिएट अ रिपोर्ट। रिपोर्ट मींस रिपोर्ट में जनरली किसने टेस्ट करी है, मैं मेरा नाम डालूंगा, देन एक काइंड ऑफ प्रॉपर रिपोर्ट जाती है क्लाइंट को। क्लाइंट को हम ऐसा नहीं होता कि टेक्स्ट फाइल भेज दी वल्नरेबिलिटीज के साथ, अपने को प्रॉपर रिपोर्ट बना के भेजनी पड़ती है। हाँ भाई थोड़ा प्रोफेशनल लगना चाहिए, तो उसमें नॉर्मली एप्लीकेशन का नाम जाता है, एप्लीकेशन कब टेस्ट हुई है, क्या URL टेस्ट हुए हैं, देन लिस्ट ऑफ वल्नरेबिलिटीज जो आपने ढूंढी है, देन उस उनकी डिटेल्स। फॉर एग्जांपल अगर मैंने क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग ढूंढा है तो मैं नेम लिखूंगा क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, देन उसके बारे में डिस्क्रिप्शन, देन स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस, मीन्स कि भाई कैसे मैंने उस वल्नरेबिलिटी को ढूंढा, ईच एंड एवरी स्टेप, मतलब लॉग इन टू द एप्लीकेशन, गो टू दिस URL, इंजेक्ट दिस पेलोड, समथिंग लाइक दैट, वो लिखूंगा। देन उसके बाद मैं सीवियरिटी लिखूंगा। सीवियरिटी डेफिनेटली, सीवियरिटी मीन्स कि भाई उसकी सीवियरिटी कितनी है, हाई, क्रिटिकल, लो, मीडियम, जो भी है वो मैं मेंशन करूंगा बेस्ड ऑन द वल्नरेबिलिटी। देन उसका रेमिडिएशन पार्ट, क्लाइंट को अपने को ये भी तो बताना पड़ता है कि भाई हाँ भाई बग तो मैंने ढूंढ लिया, इसको सही कैसे करोगे, तो उसके लिए रेमिडिएशन पार्ट भी होता है। तो ऐसे करके हम लोग एक फाइनली जितना भी मैंने फाइंडिंग्स ढूंढी है उनको सबको लिख के मैं फिर देन हम लोग उनको क्लाइंट को पूरी प्रॉपर रिपोर्ट भेजते थे। देन वो फिर उसको एनालाइज करते थे। देन अगर मान के चलो उनको रिटेस्ट भी करवाना है, डेफिनेटली रिटेस्ट होता है। आपने जो भी फाइंडिंग भेजी है उनको फ्रॉम द कंपनी, वो डेवलपर से बात करके उसको फिक्स करवा देता है, एंड देन आपके पास फिर से रिपोर्ट आती है कि हाँ भाई अब ये चीजें जो भी थी इनको हमने फिक्स कर दिया है, आप इसका रिटेस्ट कर दो। देन एक दिन लेके आधा दिन लेके हम लोग जनरली जितनी फाइंडिंग्स होती थी बेस्ड ऑन दैट हम लोग उसको फिर से रिटेस्ट करते थे कि भाई वो फाइंडिंग अभी भी ओपन है या नहीं है, या फिर अगर उन्होंने मान के चलो उन्होंने फिक्स तो कर दिया है बट आई फाउंड अनदर वे, मैंने उसको बाईपास कर लिया जो भी उन्होंने फिक्स लगाया है, तो वो भी मैं उसको मेंशन करूंगा। तो ऐसे करके फिर एक रिटेस्ट की रिपोर्ट बनती थी। तो ये तो थी स्टार्टिंग, मैंने जहां से वेब एप्लीकेशन से स्टार्ट किया था। देन स्पेसिफिक टू APIs भी आता है कि भाई API भी करके हमारे एक स्पेसिफिक स्ट्रीम थी जहाँ पे पूरी वेब एप्लीकेशन नहीं मिलेगी आपको, नंबर ऑफ APIs मिलेगी कि भाई हाँ 5 API है, सिर्फ API है। इट मीन्स कि वो आपको पोस्टमैन कलेक्शन दे देंगे। पोस्टमैन कलेक्शन मीन्स कि भाई एक कलेक्शन होता है जिसके अंदर APIs लिखी होती है कि भाई उसके अंदर URL रहता है, कौन कौन से हेडर भेजना है, कौन कौन से क्या पाथ रहेगा, क्या ऑथेंटिकेशन रहेगा, क्या ऑथराइजेशन, जो भी चीज रहती है वो कलेक्शन में रहती है। तो जस्ट हमको सिर्फ एक API एंड पॉइंट के थ्रू, मतलब जो भी API कल देते हैं, जो भी देते हैं कलेक्शन, उसके बेसिस पे हम लोगों को टेस्टिंग करनी होती थी। देन मैं ये तो मेरा हो गया API वाला। फिर मेरे को थोड़ा एडवांस तो मतलब अपने को बढ़ना रहता है आगे, तो फिर मैंने ट्राई किया मोबाइल एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग, एंड आई हैव स्टार्टेड माय करियर इन मोबाइल एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग विद एंड्रॉइड एप्लीकेशन। देन मैंने एंड्रॉइड PT चालू करी। एंड्रॉइड PT मीन्स कि भाई मेरे पास एप्लीकेशन आएगी एंड्रॉइड की, देन उसकी अपने को पेन टेस्टिंग करनी है। डिफरेंस रहता है हमेशा एंड्रॉइड की एप्लीकेशन की पेन टेस्टिंग करने में और वेब एप्लीकेशन की पेन टेस्टिंग करने में, क्योंकि वेब एप्लीकेशन में तो जनरली ऐसा क्या होता है ना कि मतलब URL मिल गया, आपने एक्सेस करा, आपको URL दिख गया। बट एप्लीकेशन में आपको उसको एप्लीकेशन को इंटरसेप्ट करना पड़ता है बब सूट के अंदर, एंड देन उसके बाद आपको उसके अंदर से URLs निकालने पड़ते हैं। बहुत सारी चीजें होती है, डायनेमिक पेन टेस्टिंग होती है। एंड्रॉइड में दो चीजें होती है, डायनेमिक पेन टेस्टिंग और स्टैटिक पेन टेस्टिंग, मतलब स्टैटिक एनालिसिस। स्टैटिक एनालिसिस मीन्स कि भाई जो एप्लीकेशन है उसका कोड पढ़ोगे, या फिर जो फंक्शनलिटीज है एप्लीकेशन की, मतलब नॉर्मली एंड्रॉइड की भी खुद की भी एक बहुत सारी फंक्शनलिटी होती है, मतलब कि भाई आप एप्लीकेशन में बैकअप ले सकते हो, या फिर क्या क्या चीजें आप एप्लीकेशन में लॉक कर रहे हो, एप्लीकेशन जो भी लॉक कर रही है, तो वो सब चीजें हम स्टैटिक एनालिसिस में देखते हैं। तो ये भी काइंड ऑफ मतलब चीज थी। तो एंड्रॉइड जनरली इसके लिए मैं टूल बताता हूँ। जनरली मोबाइल पेन टेस्टिंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट टूल है जो कि है मॉब SF। उसमें नॉर्मली आप लोग APK आप उसमें अपलोड कर दो, एंड आफ्टर दैट इट विल डू द स्टैटिक एनालिसिस। तो मेजर पार्ट आपका जो 60-70% का स्टैटिक एनालिसिस का मेजर पार्ट होता है वो मॉब SF ही कंप्लीट कर लेगा आपका। उसमें आपको ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। तो नॉर्मली APK डालो और वो एक बढ़िया सी, मतलब बहुत अच्छी खासी रिपोर्ट बना के दे देगा। तो जस्ट गोइंग थ्रू दैट आप उसको देख सकते हो, एंड देन आपको कुछ लगता है कि हाँ मेरे को कुछ भी एक्सप्लॉइट करना है, फर्दर एक्सप्लॉइटेशन करना है कुछ भी चीज को लेके। फॉर एग्जांपल अगर मान के चलो कोई इंटेंट है वो ट्रू है, तो आप उसकी एक्टिविटी देख के आपको लगता है आपको फर्दर एक्सप्लॉइट करना है, तो आप वो कर सकते हो बेस्ड ऑन दैट। तो ये तो पार्ट हो गया एंड्रॉइड का। देन
मेरे को पता मतलब मेरे को क्लाउड के बारे में नॉलेज था पहले से बैचलर्स में। देन देर इज अ स्ट्रीम वेयर वी कैन डू अ क्लाउड कॉन्फ़िगरेशन रिव्यूज। तो मैंने वहाँ पे स्टेप अप किया, मेरे को लगा कि यार मेरे को क्लाउड के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो व्हाई नॉट गो फॉर अ क्लाउड कॉन्फ़िगरेशन रिव्यूज। तो क्लाउड कॉन्फ़िगरेशन रिव्यूज एक टाइप ऑफ मतलब कॉन्फ़िगरेशन रिव्यू होता है। मान के चलो AWS है, AWS में S3 है, ठीक है। अब जो S3 बकेट आपका क्रिएटेड है, उसके अंदर क्या क्या कॉन्फ़िगरेशंस है, कॉन्फ़िगरेशन तो रहती है, मिस कॉन्फ़िगरेशंस क्या क्या है। मिस कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है, मान के चलो आपका S3 बकेट है, उसके अंदर क्लाइंट्स का सेंसिटिव डेटा रखा हुआ है, बट मान के चलो वो आज पब्लिकली एक्सपोज है, तो दैट इज अ मिस कॉन्फ़िगरेशन, जो कि मैं जब ये क्लाउड कॉन्फ़िगरेशन रिव्यू करूंगा उस टाइम पे मैं निकालूंगा। और ये S3 बकेट कौन कौन से एप्लीकेशंस को एक्सेस है, या फिर फॉर एग्जांपल अगर कोई EC2 इंस्टेंस है, EC2 इंस्टेंस इज नथिंग बट अ वर्चुअल मशीन, EC2 इंस्टेंस है, उसका 22 पोर्ट ओपन है, या फिर कौन कौन से EC2 के पोर्ट्स ओपन है। तो ये जो मिसकॉन्फ़िगरेशंस होती है, ये नॉर्मली हम लोग देखते थे मतलब क्लाउड कॉन्फ़िगरेशन रिव्यू में इसमें। एंड देन इसके लिए भी एक ऑटोमेटेड टूल है जो कि है स्काउट सूट, वन ऑफ द बेस्ट टूल फॉर क्लाउड इसके अंदर। तो उसके अंदर नॉर्मली टूल के अंदर भी क्या नॉर्मली आप डाउनलोड कर लो टूल को, तो आपको AWS की एक्सेस की एंड सीक्रेट की देनी पड़ती है ताकि आप उसके अंदर CLI के थ्रू लॉग इन कर सको, एंड देन आप उसके अंदर स्काउट सूट टूल चलाओगे। स्काउट सूट टूल जैसे ही चलाओगे, वो मेजरली जो मोस्ट सर्विसेज यूज सर्विसेज रहती है, फॉर एग्जांपल EC2 S3 IAM RDS या फिर SNS टॉपिक्स, तो ये चीज़ों की ये कॉन्फ़िगरेशन चेक करता है ऑटोमेटिकली टूल के थ्रू। एंड देन ये लिस्ट आउट करेगा कि भाई हाँ यहाँ पे मिसकॉन्फ़िगरेशन हो रखा है। देन बेस्ड ऑन दैट मैं मतलब नॉर्मली मेरे को पता चल गया, और उसके बाद भी अगर कोई सर्विसेज जो कि इंक्लूडेड नहीं है इसका उसको टूल के अंदर, तो उसके बाद मैं उन सर्विसेज वैसे स्पेसिफिक सर्विसेज के लिए मैं डॉक्यूमेंटेशन पे गो थ्रू करूंगा। AWS की है तो AWS की, एज्योर की तो एज्योर की, अलीबाबा क्लाउड की तो अलीबाबा क्लाउड की, ऐसे करके। देन उसके बाद वही जनरली जितनी फाइंडिंग्स मेरे को लगती है मिसकॉन्फ़िगरेशन लगती है, मैं उनको लिस्ट डाउन करूंगा, एंड देन एट द एंड आई विल क्रिएट अ रिपोर्ट और जो भी है उनको सबमिट कर दूंगा। तो वहाँ पे मैंने 4 क्लाउड पे काम किया था, AWS एज्योर GCP एंड अलीबाबा क्लाउड। तो वहाँ पे मेरे को अच्छा एक्सपोजर मिल गया था क्लाउड का, मैंने अच्छे खासे असेसमेंट्स कर लिए थे वहाँ पे। एंड देन उसके बाद मेरे को डेवसेकऑप्स एज यू नो कि भाई मैंने इसमें इंटर्नशिप में एक मेरा प्रोजेक्ट था जहाँ पे मेरे को इम्प्लीमेंट करने थे ओपन सोर्स टूल्स, राइट। तो ऐसे करके मेरे को एक प्रोजेक्ट भी मिला था उस कंपनी में, जहाँ पे मेरे को फॉर अ क्लाइंट मेरे को कोई कोई पेड टूल्स थे SAST SC एंड DAST के, वो उनकी पाइपलाइन में इम्प्लीमेंट करने थे। तो आई हैड द नॉलेज कि मेरे को पता था कि भाई ये पाइपलाइन कैसे काम करती है, जेंकिंस कैसे काम करता है, मेरे को सब पता था। तो उस एक्सपीरियंस के बेस पे उन्होंने मेरे को प्रोजेक्ट दिया था, एंड समवेयर वो थोड़ा कंप्लीट हो ही गया था। एंड देन उसके बाद अब आपने यहाँ पे देखा कि भाई जनरली मैंने जितना भी मेजर पार्ट था पेन टेस्टिंग का, वो मैंने कंप्लीट कर लिया था फ्रॉम अ सर्विस बेस्ड पर्सपेक्टिव। अब मैंने सोचा यार मेरे को 3 साल हो गए थे उस कंपनी में, एंड देन आई थॉट ऑफ स्विचिंग। क्योंकि मेरे को लगा था कि यार सर्विस बेस में तो कर लिया, ठीक है, बट अब थोड़ा आगे भी जाना है, करियर वाइज भी मेरे को देखना पड़ेगा। एंड द बेस्ट पार्ट कि भाई मेरे को अब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना चाहिए। तो देर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन सर्विस बेस्ड कंपनी एंड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। सर्विस बेस्ड कंपनी में यू विल बी टेस्टिंग फॉर मल्टीपल क्लाइंट्स, डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट्स के, भाई आज एक बार ये इसकी टेस्टिंग कर दी, आज उसकी टेस्टिंग कर दी 4 4 दिन में। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में यू विल ओनली टेस्ट फॉर देम। राइट नाउ जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ, दैट इज ओला। ओला मोबिलिटी, यू नो कि जहाँ से अपन लोग कैब्स और कैब्स ले सकते हैं, या फिर ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर, यू हैव हर्ड ओला स्कूटर है, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स। तो मैं वहाँ पे टेस्टिंग मतलब वहाँ पे मैं ओला में काम करता हूँ जनरली। तो यहाँ पे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी इट मीन्स कि मेरे को जो भी टेस्टिंग है वो मेरे को ओला के लिए ही करनी है। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट्स आएंगे और मैं उनके के लिए टेस्टिंग करूँगा। आई विल बी टेस्ट डूइंग अ पेन टेस्टिंग ओनली फॉर ओला। तो राइट नाउ इन ओला मतलब मैं नॉर्मली ओला के लिए ही पेन टेस्टिंग करता हूँ। तो डिफरेंट डिफरेंट वी हैव 3 मेन बिजनेसेस लाइक ओला के, ओला मोबिलिटी, ओला फाइनेंशियल सर्विसेज एंड ओला इलेक्ट्रिक। तो मेजरली मैं जो टेस्टिंग करता हूँ मेजर पार्ट मतलब ओला मोबिलिटी साइड में करता हूँ। तो फॉर एग्जांपल अगर मान के चलो आज ओला कुछ भी बिल्ड कर रहा है, कोई पोर्टल नया बिल्ड कर रहा है, या फिर उन्होंने कोई एक सिंगल API भी क्रिएट किया, तो आई हैव टू डू अ प्रॉपर पेन टेस्टिंग ऑफ दैट API या फिर जो भी उन्होंने बनाया है। तो उसमें मैं क्या करता हूँ ना, नॉर्मली वो जो भी फीचर होता है वो मेरे पास लेके आएंगे कि हाँ भाई यार ये हमने नया फीचर बनाया है, अब आप ऐसा करो इसकी पेन टेस्टिंग कर दो। तो मैं क्या करूंगा, मैं नॉर्मली डेवलपर या जिसने API बनाई है मैं उसके साथ बैठूंगा, मैं उसको बता वो मेरे को बता देगा, पूरा वॉक थ्रू दे देंगे कि भाई ये जो स्पेसिफिक फीचर या API है वो कैसे काम करती है, वो मेरे को प्रॉपर बता देंगे। देन आई गेट टू नो कि भाई हाँ कैसे काम करता है। देन उसके बाद में मैं नॉर्मल पेन टेस्टिंग स्टार्ट कर दूंगा। पेन टेस्टिंग मीन्स 2 टाइप ऑफ पेन टेस्टिंग होगी, जो कि सोर्स कोड रिव्यू करूंगा डेफिनेटली। सोर्स कोड रिव्यू मीन्स जो भी उन्होंने
कोड लिखा है उसका मैं सोर्स कोड रिव्यू करूंगा, जस्ट फ्रॉम द कोड मैं देखूंगा क्या क्या चीजें लॉक कर रहे हैं स्पेसिफिक टू सम ऑफ द वल्नरेबिलिटीज दैट इज स्पेसिफिक टू सोर्स कोड रिव्यू। मैं वो चीजें देखूंगा, कोई अगर मेरे को लगता है कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ मिलता है मैं सोर्स कोड रिव्यू के थ्रू देखूंगा। देन मैं करूंगा प्रॉपर डायनेमिक पेन टेस्टिंग। डायनेमिक पेन टेस्टिंग सेम एज की मतलब बग सूट लिया और इंटरसेप्ट की रिक्वेस्ट एंड देन स्टार्टेड जो भी मतलब टूल्स मैनुअल टेस्टिंग जो भी है वो चीज करूंगा। तो जनरली ये मेरा टास्क रहता है जो कि रहता है डेली टू डेली टास्क, ये मेरा रहता है। But generally, sometimes you are working in a product-based company, so there are so many audits that happens, okay? There are different audits, okay? So मेरे को उनमें भी रहना पड़ता है ऑडिट्स में, क्योंकि वी हैव टू पास दैट ऑडिट। सो बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स होते हैं एप्लीकेशन सिक्योरिटी साइड से भी या फिर क्लाउड सिक्योरिटी साइड से भी। तो समटाइम्स आई वर्क इन क्लाउड सिक्योरिटी ऑल्सो, समटाइम्स नॉट मोर देन लाइक नॉट दैट मच, बट समटाइम्स आई वर्क ऑन दैट फील्ड ऑल्सो क्लाउड सिक्योरिटी। बट मेजर पार्ट रहता है हमेशा एप्लीकेशन सिक्योरिटी। और जैसे कि पेन टेस्टिंग वाला सीन तो ये हो ही गया, बट जब भी इसके अलावा एक चीज और होती है, डिजाइन रिव्यू टाइप ऑफ थिंग, डिजाइन रिव्यू और आर्किटेक्चर रिव्यू। इट मीन्स कि आज मान के चलो ओला एक कुछ नया या फिर कोई भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, फ्रॉम द प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी पर्सपेक्टिव आपको बताता हूँ। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी मान के चलो आज के दिन कुछ भी बना रही है, तो वो सबसे पहले ना जो उनके इन हाउस पेन टेस्टर्स होते हैं वो उनके पास जाते हैं कि भाई हाँ ये हमारा डिजाइन है, ये हमारा आर्किटेक्चर है। आपको कुछ डिजाइन या आर्किटेक्चर में ही आपको कोई फ्लॉ दिख रहा है, सिक्योरिटी फ्लॉ, तो आप हमें अभी बता दो। तो वो नॉर्मली डिजाइन रिव्यू और आर्किटेक्चर रिव्यू हमसे पेन टेस्टर से करवाते हैं। देन उसके बाद अपन लोग बोलते हैं हाँ भाई ठीक है ओके, देन दे स्टार्ट डेवलपमेंट। एंड जैसे ही वो डेवलप देन सिंपल की डेवलपमेंट हुआ, देन डेवलपमेंट होगा तो एपीआई जो भी रहेगी वो आपके पास आएंगे और पेन टेस्टिंग करवाएंगे आप लोगों से। तो ये नॉर्मल सिनेरियो रहता है हर एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का। तो ये तो वो टास्क हो गया जो कि मैं इन जनरल भी मैं ओला में करता हूँ, जो कि डेली टू डेली करता हूँ मैं। अदर देन दैट भी जनरली इन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी व्हाट हैपेंस कि भाई अदर प्रोजेक्ट्स भी रन होते रहते हैं पैरेलली, मतलब बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं स्पेसिफिक टू सिक्योरिटी। वो तो मैं नहीं बता सकता कि स्पेसिफिक क्या है, बट स्टिल देयर आर सम सो मेनी प्रोजेक्ट्स जो कि सिक्योरिटी रिलेटेड होते हैं और कंपनीज मतलब उस पर काम करती है। तो सम ऑफ द प्रोजेक्ट्स ऑन विच आई एम ऑल्सो वर्किंग राइट नाउ। सो आपने डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में काम किया है, सो वो सिनॉप्सिस से ओला में आपने जब इंटरव्यू प्रोसेस किया है वहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, कितनी डिफ़िकल्टीज आई कंपनीज फाइंड आउट करने में, उस दौरान आपने क्या सीखा? जनरली मेरे पास ओला में तो सिंपल सा था कि मेरे को पता था कि मैं स्विच कर रहा हूँ, तो मेरे पास रैंडमली मतलब ओला का कॉल आ गया था, किसी और वजह से कॉल आया था मेरे पास फॉर अ डिफरेंट पोजीशन। बट मैंने उनको बोल दिया था अगर यार सिक्योरिटी में पोजीशन हो तो जस्ट लेट मी नो। तो फिर उसके बाद मेरे पास 4 महीने बाद फिर से कॉल आया था कि अब सिक्योरिटी में ओपनिंग है, अगर आप देना, 4 महीने नहीं मतलब थोड़े टाइम बाद मेरे पास कॉल आया था कि भाई आप देना चाहती हो या नहीं देना चाहती हो इंटरव्यू अभी। तो मैंने बोला हाँ मैं देना चाहता हूँ इंटरव्यू। अब जब मैंने सिनॉप्सिस में काम किया था तो मैंने बहुत सारी फील्ड्स में काम कर चुका था, मतलब वेब में, एपीआई में, मोबाइल में, ऐसा क्लाउड में भी मेरे को नॉलेज था। सो मेरा ओला में आई थिंक 3 राउंड ऑफ इंटरव्यूज हुए थे ओला में। एंड फर्स्ट वन वाज टेक्निकल राउंड, मतलब जनरली वहाँ पे टेक्निकल, मेरे को उस टाइम पे 3 साल का एक्सपीरियंस था, तो उस हिसाब से उन्होंने मेरे को 3 साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से क्वेश्चंस पूछे थे। सम ऑफ देम आर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, सम ऑफ देम आर मतलब कि भाई व्हाट इज एक्सएसएस जनरली, और फिर एक्सएसएस के रिमेडिएशंस क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये रिमेडिएशन नहीं यूज में ले सकते, कोई सिनेरियो है, तो व्हाट विल बी द रिमेडिएशन यू कैन टेल टू डेवलपर। वो स्पेसिफिक टू एज अ डेवलपर फोकस रहता है, मतलब समवेयर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में क्या रहता है ना कि ऐसा नहीं होता कि आपने रिपोर्ट बनाई और क्लाइंट को भेज दी। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में ये नहीं होता। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में क्या होता है ना, आपने अगर कुछ बग ढूंढा है तो आप डायरेक्टली डेवलपर से बात करोगे। तो अगर आप कुछ भी जीरा पे टिकट जो रेस कर रहे हो या फिर कहीं पे भी रेस कर रहे हो टिकट, तो इतना सिंपल आपको रखना पड़ता है, इतना लेम लैंग्वेज में आपको इतना सिंपल लैंग्वेज में लिखना पड़ता है कि भाई यार वो डेवलपर को जो भी मैं बग लिख रहा हूँ ना कि भाई हाँ यार क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग है, मेरे को इतना सिंपल वर्ड्स में समझाना पड़ता है डेवलपर को। तो इसलिए मतलब इस उस हिसाब से वो लोग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में मेरा इंटरव्यू हुआ था। उन्होंने बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें पूछी थी मेरे से, बेसिक बेसिक चीजें स्पेसिफिक टू वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी, स्पेसिफिक टू एंड्रॉइड एप्लीकेशन सिक्योरिटी, एंड स्पेसिफिक टू मतलब मोबाइल, एंड देन स्पेसिफिक टू क्रिप्टोग्राफी ऑल्सो। तो ऐसा करके उन्होंने मतलब हर एक चीज डीप में पूछी थी, बहुत अच्छे से पूछी थी उन्होंने। क्वेश्चंस तो नॉर्मली मैं बताऊं तो देखो क्वेश्चंस तो क्या रहते हैं, फॉर एग्जांपल जनरल मैं बेसिक क्वेश्चन बता रहा हूँ जो नॉर्मली पूछते हैं, वो जनरली क्रिप्टोग्राफी में से ही पूछ लेते हैं जनरली कि भाई एनकोडिंग, एनक्रिप्शन एंड हैशिंग में क्या डिफरेंस है, एंड उसके क्या सिनेरियोज है यहाँ पे, मतलब कौन कौन सी स्पेसिफिक एल्गोरिथम्स यू कैन टेल देयर नेम, कौन कौन से एल्गोरिथम्स की नेम है और कौन कौन सी जगह पे ये एल्गोरिथम्स यूज में ले रहे हैं। तो एक टाइप ऑफ क्वेश्चन ये हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन ये हो जाता है कि फॉर एग्जांपल की डिफरेंस तो क्या बोलूंगा, मतलब क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग पूछ लेंगे, एसक्यूएल इंजेक्शन के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसक्यूएल इंजेक्शन पूछ लेंगे। वो ये देखते हैं कि आपको कितना डीप नॉलेज है। अगर आप
एक बग रेस कर रहे हो, इट डजंट मीन कि भाई आपने बग रेस करके छोड़ दिया, या मेरे को एसक्यूएल इंजेक्शन ढूंढना आता है, मेरे को ये नहीं पता कि फिक्स कैसे करता है, ये नहीं होता। तो वो एक हर एक चीज वो देखते हैं स्पेसिफिकली, कोई कॉर्स क्या होता है, एक्सएक्सी क्या होता है, वो हर एक चीज उन्होंने मेरे से पूछी थी उस राउंड ऑफ इंटरव्यू में। तो फर्स्ट वन तो मेरा था टेक्निकल राउंड, तो ये T1 तो मेरा हो गया। देन सेकंड राउंड मेरा हुआ था, दैट वाज प्रैक्टिकल राउंड। प्रैक्टिकल राउंड में उन्होंने मेरे को एक एप्लीकेशन दी, और मेरे पास 1 घंटे का टाइम दिया था, 1 डेढ़ घंटे का आई थिंक, एक दिन 1 घंटे का दिया था। एंड देन उन्होंने बोला कि भाई आपके पास ये एप्लीकेशन है, इसकी आप प्रॉपर पेन टेस्टिंग करो 1 घंटे के अंदर, 1.5 घंटे के अंदर, एंड जो भी आपको फाइंडिंग्स है वो आप एक टेक्स्ट फाइल में लिख के और रख लो। बट आपको फाइंडिंग्स ओनली एंड ओनली क्रिटिकल हाई एंड आई थिंक क्रिटिकल एंड हाई ही ढूंढनी है, और मीडियम, आपको ये लो बग्स रहते हैं ना उन पे फोकस नहीं करना। सो दैट टाइम मैंने अच्छी खासी फाइंडिंग्स मिल गई थी मेरे को उस एप्लीकेशन के अंदर, एंड दैट्स व्हाई आई क्लियर द सेकंड राउंड। एंड देन थर्ड राउंड था, वो एक बहुत सीनियर गाय के साथ था, एंड ही डिडंट आस्क लाइक कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं पूछा कि भाई व्हाट इज एक्सरसाइज, व्हाट इज एक्सप्लेनेशन। उनके जितने भी क्वेश्चंस थे वो पूरे के पूरे सिनेरियो बेस्ड थे। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन मींस कि भाई वो एक्चुअली का आपको सिनेरियो देंगे। फॉर एग्जांपल कि भाई आज मतलब फॉर एग्जांपल क्वेश्चन क्या हो सकता है कि भाई आज मान के चलिए कंपनी है, कंपनी में राइट नाउ एक अटैक हो रहा है, आप क्या करोगे। इतना सा उनका क्वेश्चन था। अब आप अब वो मेरे को देखेंगे यार मेरा रेस्पॉन्स क्या रहता है उस अटैक पे। तो ऐसे करके ये सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जो जनरली प्रोडक्ट बेस में पूछते हैं। तो ऐसा करके मेरा 3 राउंड ऑफ इंटरव्यू हुआ था, देन सिलेक्शन हो गया था। व्हेन टू चेंज एंड व्हाई टू चेंज एनी कंपनी, किसी को क्यों चेंज करनी चाहिए, आपने किस वजह देख से चेंज करी? देखो मैंने चेंज करी थी, डेफिनेटली यार पैसा तो बढ़ना होता है। तो ये फर्स्ट फर्स्ट तो नहीं, सेकंड प्रायोरिटी समवेयर था मेरा कि हाँ भाई यार अब एक हो चुका है यार, थोड़ा चेंज देखते हैं। फर्स्ट चीज जो मेन चीज थी, मैंने सिनॉप्सिस में आपको बताया कि दैट वाज अ सर्विस बेस्ड कंपनी। सर्विस बेस्ड कंपनी में कैसे काम करते हैं ना, दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। सर्विस बेस्ड कंपनी में आप ऊपर ऊपर से पता होता है कि यार ये एप्लीकेशन ऐसे वर्क करती है, कि भाई हाँ भाई ये इतनी सी फंक्शनलिटी और मैंने पेन टेस्टिंग कर दी। बट प्रोडक्ट बेस्ड में आपको ना पूरा डीप डाउन पता होता है कि भाई यार ये एप्लीकेशन क्या करती है, बैकएंड आपको पूरा प्रॉपर पता होता है। तो जो नॉर्मली बग्स होते हैं वो आप ज्यादा फाइन कर सकते हो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में, क्योंकि आपको उस प्रोडक्ट के बारे में पता होगा और आपको ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा। क्योंकि सर्विस बेस्ड कंपनी में नॉर्मली क्या होता है, आपने रिपोर्ट किया और आपने भेज दी रिपोर्ट, आपको पता ही नहीं है उस डेवलपर को समझ आया नहीं आया, वो डेवलपर कैसे उसको फिक्स करने वाला है, ये चीजें आपको नहीं पता रहती। दैट्स वाई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में ये फायदा रहता है, आपको आप डायरेक्ट डेवलपर से बात करोगे, हाँ भाई जो मैंने बग रेस करके दिया आपको समझ आ रहा है, अगर नहीं समझ आ रहा तो आप ट्राई करोगे उसको, क्योंकि डेवलपर है वो, सिंपल बात है। देखो उसको सिक्योरिटी टर्म नहीं पता, उसको आपको इतना अच्छे से समझाना पड़ेगा ताकि उसको समझ आ जाए कि हाँ भाई वो जो बंदा बग बोल रहा है वो एक्चुअल में सिक्योरिटी इशू है। ऐसा ना हो कि आप कुछ बोल रहे हो और वो बोल रहा है नहीं नहीं भाई बग नहीं है, मैं तो क्लोज कर रहा हूँ इसको, ऐसा नहीं होता। तो इतना अच्छे से, इतना डीप नॉलेज आपको आपको भी होना चाहिए ताकि आप उसको भी समझा सको। तो इस वजह से थोड़ा डिफरेंस था, और मेरे को प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना था। एंड उस टाइम पे मेरे पास एक बेटर अपॉर्चुनिटी यही थी, मतलब मेरे को अच्छा लगा था ओला, और मैंने बहुत सुना भी था स्टार्टिंग से ही कि भाई ओला में जाने के बाद मतलब सीखने को बहुत मिलेगा, और डेफिनेटली वो मैं अभी सीख रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें इसलिए। ओके, सो आपने कौन कौन से सर्टिफिकेशन कर रखे हैं, और सर्टिफिकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सपीरियंस? जनरली मैं बताऊं तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पहला क्वेश्चन था सर्टिफिकेशन कौन कौन से कर रखे हैं। कोरोना का टाइम था, मैं घर पे मतलब फ्री बैठा था। देन मैंने स्टार्ट किया था ओरेकल से। ओरेकल ने स्टार्ट किया था कि आप सर्टिफिकेशन फ्री में कर सकते हैं। देन वहां पे मैंने 3 सर्टिफिकेशंस करे थे ओरेकल क्लाउड के, क्योंकि वो फ्री थे, पैसा तो जा नहीं रहा, घर पे बैठा ही हूँ, क्या करूँ, सर्टिफिकेशन करना था, दे दिया, सर्टिफिकेट मिल गए। देन आया सेकंड नंबर एज्योर का। एज्योर में भी सेम था कि आप ये ट्रेनिंग है, आप इस ट्रेनिंग को अटेंड करो, आपको हम एक वाउचर देंगे, आप उसके वाउचर के थ्रू आप एक सर्टिफिकेशन दे सकते हो। मैंने कहा ठीक है। तो देन उस टाइम पे मैंने एक सर्टिफिकेशन एग्जाम दिया था AZ-900, दैट वाज अ वेरी बेसिक, मतलब बेसिक है कि भाई वो ये बोलता है कि एज्योर AZ-900 का मतलब है कि हाँ भाई आपको बेसिक नॉलेज है एज्योर की, वो मैंने दे दिया था। देन मेरे को कोई एक ऐसा सर्टिफिकेशन देना था जो कि स्पेसिफिक टू सिक्योरिटी हो। देन अगेन माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू एक और आया कि भाई ट्रेनिंग अटेंड करो, फ्री में आपको वाउचर दे देंगे। मैंने ठीक है यार, बेटर अपॉर्चुनिटी है, लेना चाहिए, ग्रैब करना चाहिए। मैंने वहां से ट्रेनिंग अटेंड की, मेरे को वाउचर मिल गया। देन मेरा फोकस था AZ-500। AZ-500 स्पेसिफिक टू सिक्योरिटी, एज्योर सिक्योरिटी। एज्योर सिक्योरिटी मतलब आपको जो एज्योर है उसको सिक्योर करने वाला पूरा आर्किटेक्चर टाइप। तो वो था सर्टिफिकेट, मैंने की ठीक है इसके लिए मेरे को जाना चाहिए। तो फ्री था, इसलिए मैंने सर्टिफिकेशन दिया, सही बताऊं तो पैसा लगा के तो मेरे को नहीं लगता। और मेरे को मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मेरे को पर्सनली क्या लगता है, अगर आप कोई OSCP का एग्जाम कर रहे हो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। OSCP वाला मेरे को तो लगता है, हाँ OSCP वाला जो बंदा कर रहा है उसका एक लेवल लगता है, उसके अलावा मतलब ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए बट हाँ यार
मेरे को इतना नहीं है सर्टिफिकेशंस में, मेरे को नहीं लगता कि यार वो कहीं पे हेल्प भी करते हैं। कहीं ना कहीं अगर आपकी कंपनी बोलती है कि यार ये सर्टिफिकेशन तो करना जरूरी है तभी हम आपको प्रमोट करेंगे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट अगर आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी चाहिए, अगर आपको बहुत टाइम से कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, मान के चलो, और आपको लगता है कि यार सर्टिफिकेशन कहीं ना कहीं मेरे को औरों से अलग कर सकता है, समटाइम्स होता है कि भाई अलग करता है कभी कभी, क्योंकि मान के चलो अगर वो एचआर है, एचआर के पास रिक्वायरमेंट आती है कि यार ऐसा बंदा देखना जिसने सीएच का रखा हो, तो कहीं ना कहीं आप डेफिनेटली वहाँ पे थोड़ा वाइट लिस्ट हो जाओगे। बट अभी तक मैंने ना तो सीएच का रखा है ना कुछ कर रखा है, बट स्टिल आई एम गेटिंग अपॉर्चुनिटीज। तो सर्टिफिकेशन तो मेरे को ऐसा नहीं लगता कोई कुछ इतना मैटर करता है, आई डोंट थिंक सो। वर्क फ्रॉम होम और वर्क फ्रॉम ऑफिस आपने दोनों करा है, कितना डिफरेंट एक्सपीरियंस है और कितना एडवांटेज रहता है या डिसएडवांटेज रहता है? देखो एडवांटेज की बात बताऊं तो वर्क फ्रॉम ऑफिस का तो डेफिनेटली एडवांटेज रहेगा, क्योंकि मान के चलो आज आपने कोई भी एक बग रेस किया या फिर आपको एक वॉक थ्रू चाहिए किसी चीज का, तो आप डायरेक्टली डेवलपर से बात कर लोगे। ऑफिस में रहोगे, सेम ऑफिस में रहोगे, डेफिनेटली तो जल्दी से चल जाओगे, हाँ भाई जल्दी जल्दी बता दे। टाइम थोड़ा आपका कम बच जाएगा, डेफिनेटली आपको टाइम कम लगेगा कि आप जल्दी जाके उसके पास ही बैठ जाओगे, वो अच्छे अच्छे से आपको कुछ समझा देगा। क्वेश्चंस आपको कुछ भी होंगे तो आप डायरेक्टली उससे थोड़ा अच्छे से पूछ सकते हो। वर्क फ्रॉम होम में क्या होता है ना कि हाँ भाई बैठे हैं भाई, व्हेन यू विल बी फ्री, इंटरनेट इज वर्किंग और नॉट, आवाज आ रही है नहीं आ रही है, तो ये चीजें चलती रहती है। और ये मैंने बहुत फेस किया है और ये होता है। कभी मान के चलो एक दिन के लिए बैंगलोर में लाइट चले गई, मैं क्या करूंगा, मेरा लैपटॉप डिस्चार्ज हो जाएगा। तो ऐसा होता है। बट वर्क फ्रॉम होम में कभी कभी कुछ कुछ लोगों को मैंने ये देखा है कि उनको लगता है कि हाँ यार वर्क फ्रॉम कर रहे हैं तो थोड़ा ज्यादा टाइम मिल जाता है। किसी किसी को लगता है यार, कोई कोई होता है कि वर्क फ्रॉम बेचारे करने बैठते हैं सुबह 9 बजे और रात तक 1 बजे तक उठते हैं। कभी कभी होता है, मेरे साथ भी कभी होता है, मैं नॉर्मली ऑफिस जाऊंगा तो टाइम पे आ जाऊंगा, लेकिन अगर मैं वर्क फ्रॉम करता हूँ तो मेरा टाइम थोड़ा ज्यादा एक्सटेंड हो जाता है और वो मेरे को पता भी नहीं चलता। तो ऐसा थोड़ा डिफरेंस रहता है। बट मेरे को ज्यादा अच्छा क्या लगता है, मेरे को ज्यादा अच्छा वर्क फ्रॉम होम लगता है। क्योंकि थोड़ा मेरे को टाइम मिलता है, डेफिनेटली थोड़ा 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 बहुत हो जाता है, टाइम वाइम मैनेज हो जाता है, तो थोड़ा हल्का सा भी अगर 5 दिन या 10 मिनट भी अगर मैं फ्री रहता हूँ, अगर मैं वर्क फ्रॉम कर रहा हूँ, तो मैं सोचता हूँ यार थोड़ा सा ऐसा करता हूँ 10-5 मिनट में ब्लॉग लिख लेता हूँ, कुछ लिखना होता है तो वो थोड़ा काम हो जाता है। ऐसा नहीं है कि फालतू में टाइम वेस्ट कर दिया, बट हाँ कहीं सही जगह भी टाइम लगा के थोड़ा हो जाता है। अपना मीन इस टाइम हो गया। वो तो जरूरी है, मतलब वर्क फ्रॉम में तो ये जरूरी है ही, बट स्टिल दोनों के प्रोज एंड कॉन्स है यार, डेफिनेटली देखो। इसलिए हम्म। टाइम टू टाइम होना चाहिए, मतलब मेरे को लग रहा है बैलेंस होना चाहिए दोनों, तो ज्यादा सही है। सो आपने कौन कौन सी कॉन्फ्रेंसेज एंड टॉक्स अटेंड करी और कितना इम्पोर्टेंट होता है इनको अटेंड करना? देखो मैं जस्ट नाउ अभी मैं लास्ट 2 वीक्स अगो, मतलब 2-3 वीक पहले ही मैं नलकॉन जाके आया था। टॉक्स वाज वेरी गुड, मतलब वहाँ की टॉक्स तो जो थी जितनी भी थी वो सही में बहुत अच्छी थी और एडवांस थी, मतलब एक्चुअल में रियल सिनेरियोज पे थी। मतलब जितने भी उन्होंने इश्यूज दिखाए थे, वल्नरेबिलिटीज दिखाई थी, वो रियल सिनेरियोज थे। तो आप थोड़ा उसको ज्यादा समझ पाते हो। तो टॉक्स तो मतलब डेफिनेटली अगर आप मान के चलो कोई भी नए नए हो तो हो सकता है बहुत सारी चीज़ें आपके ऊपर से निकल भी जाए। बहुत सारी टॉक्स होती है कि आपको नहीं समझ आती क्योंकि वो ऊपर की बातें कर देता है बहुत सारी कभी कभी टॉक्स में। बट स्टिल टॉक्स तो बहुत जरूरी रहती है, और डेफिनेटली अगर कोई कॉन्फ्रेंस में जाते हो तो यू विल मेक अ कनेक्शन विद अदर्स, मतलब कि भाई बात करते हो 10 लोगों से बात करते हो, पता चलता है कि हाँ यार ये सिक्योरिटी फील्ड में क्या चल रहा है। देखो सिक्योरिटी फील्ड खुद भी एक ना छोटा सा एक बॉक्स टाइप है। तो मतलब हर कोई हर किसी को जानता है जितना मैंने देखा है, मतलब ऐसा बहुत बड़ा नहीं है। देखो आज डेवलपर्स की फील्ड बोलोगे तो डेवलपर्स तो मतलब हर जगह आपको डेवलपर्स मिल जाएंगे। बट सिक्योरिटी फील्ड इतनी छोटी है कि हर कोई ना एक दूसरे को जानता है, दैट इज गुड। तो वो बेनिफिट भी आपको कहीं ना कहीं कॉन्फ्रेंस से मिलता है कि हाँ यार, तो जो लोगों को हमने सिर्फ जिनके व्लॉग्स पढ़े हैं वो हमें एक्चुअल में सामने दिख रहे हैं, तो वो थोड़ा सा अच्छा भी लगता है। एंड देन डेफिनेटली कॉन्फ्रेंस तो अटेंड करते हैं तो इन्फॉर्मेशन तो मिलती है डेफिनेटली। नए नए ओ। बग्स पता चलते हैं यार कि एक्चुअल में, नए नए बग्स पता चलते हैं कि हाँ यार मार्केट में क्या चल रहा है। तो और जो जिसने बग ढूंढा है तो वो पूरा प्रोसेस बताते हैं कि हाँ यार उनके माइंड में उस टाइम पे क्या था, कि यार मैंने ये ढूंढा, उस टाइम पे उन्हें माइंड में क्या आया, उनको ऐसा क्यों लगा कि मेरे को ये करना चाहिए। तो ये जितने भी सिनेरियोज रहते हैं ना वो कॉन्फ्रेंस में बताते हैं डेफिनेटली, और वो बहुत हेल्प करता है इसलिए। सो बिगिनर्स के लिए कौन सी कंपनी सुटेबल है, सर्विस बेस या स्टार्टअप या प्रोडक्ट बेस? उनको किस में जाना चाहिए या फोकस क्या रहना चाहिए उनका? मैं बताऊं मेरे करियर के हिसाब से, मेरे को कभी भी अगर मैं किसी को सजेशन भी दूंगा तो मैं बोलूंगा भाई सर्विस बेस में ही जाओ। वहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट एज अ, देखो आप एज अ पेन टेस्टर जा रहे हैं, ठीक है, मैं सिर्फ पेन टेस्टिंग की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, रेड टीमिंग या पेन टेस्टिंग की। तो आप जब पेन टेस्टिंग करते हो ना तो आप ज्यादा कब सीखते हो ना, जब आप डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस पे टेस्ट करते हो। आप मान के चलो प्रोडक्ट बेस में जाओगे, आप साल भर या 2 साल तक सिर्फ एक ही प्रोडक्ट पे काम करते रहोगे। मान के चलो अगर आप एक
फिनटेक कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आप सिर्फ फिनटेक के बारे में ही जानेंगे कि यार फिनटेक कैसे काम करता है, और आपका फोकस कहीं ना कहीं आप है ना बॉक्स में बंद जाओगे कि यार मेरा जो भी वल्नरेबिलिटी ढूंढ रहा हूँ मैं फिनटेक में ढूंढ रहा हूँ। बट सर्विस बेस में क्या होता है ना, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ एप्लीकेशन मिलती है। तो मैंने मेरे 3 साल के करियर में जब मैं सर्विस बेस में था, तो मैंने अराउंड 250 to 300 प्लस एप्लीकेशन पे टेस्टिंग करी, डिफरेंट डिफरेंट। इट मीन्स कि मैंने हर एक डोमेन की एप्लीकेशन की टेस्टिंग करी है। तो मेरे को आइडिया है यार कि भाई इसमें क्या हो सकता है, उसमें क्या हो सकता है। मेरे को हर एक तरीके से सिनेरियोज मिले हैं। मान के चलो एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, वहाँ पे आपको पता है डेवलपर कैसे कोड लिखता है, तो आप ज्यादा वाइडर भी सोच ही नहीं पाओगे कभी कभी, ऐसा मेरे को लगता है। दैट्स वाई तो बेस्ट है सर्विस बेस्ड कंपनी। और अगर कुछ ज्यादा ही सीखना है, सर्विस बेस्ड कंपनी मतलब बेस्ट है एक्सप्लोर करने के लिए। लेकिन आपको अगर लगता है कि यार मेरे को पेन टेस्टिंग के अलावा भी थोड़ा एक्सप्लोर करना है, कि भाई मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लोर करना है, नॉट जस्ट दी पेन टेस्टिंग बट थोड़ा सा जीआरसी और अदर थिंग्स में भी देखना है कि हाँ यार क्या ऐसा क्या होता है, या फिर एक्चुअल में अटैक होता है तो क्या होता है, तो वो चीज़ें आप डेफिनेटली आप हमेशा प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में ही देख पाओ। वो नॉट प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में डेफिनेट रहेगा, बट स्टार्टअप में ज़्यादा रहेगा, क्योंकि स्टार्टअप में ना बहुत कम लोग होते हैं। उसकी वजह से आप पे ना बर्डन, थोड़ा बर्डन तो नहीं मतलब थोड़ा काम ज़्यादा रहता है। आप सिर्फ पेन टेस्टिंग नहीं करते, आपको और भी काम मिल जाते हैं, तो दैट्स वाई आप थोड़ा सीखने को ज़्यादा मिलता है। तो सीखने के वजह से भी स्टार्टअप बहुत बेस्ट रहता है। सो आप कौन कौन से रिसोर्सेज फॉलो करते हो स्टे अपडेटेड रहने के लिए और नई नई चीज़ें जानने के लिए? जनरली मेरा क्या रहता है ना कि मैं जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम मैं सबसे ज़्यादा ना राइटअप्स पढ़ता हूँ, खुद को अपडेटेड रखने के लिए कौन कौन से रिसोर्सेज अभी नए नए आए हैं, कैसे लोग बाग पेन टेस्टिंग कर रहे हैं, बाउंड्री कर रहे हैं। तो मैं जनरली मीडियम के ब्लॉग्स बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ। मैं डेली मतलब सुबह जब मैं उठता हूँ ना, थोड़े टाइम बाद मैं ब्लॉग्स पढ़ता हूँ बैठ के, कम से कम 3 4 ब्लॉग्स तो पढ़ ही लेता हूँ मैं हमेशा। एंड देन अपडेटेड कैसे रहता हूँ, जनरली न्यूज़ व्यूज़, तो जनरली न्यूज़ के लिए तो मैं हैकिंग आर्टिकल्स है उसके थ्रू मतलब जाता हूँ, और वो बेस्ट मेरे को लगता है कहीं ना कुछ कहीं। नाम बता सकें स्पेसिफिक पर्सन्स या आर्टिकल्स के? जनरली हाँ देखो, चैनल्स के तो नेम्स हैक आपने सुना हो तो मे बी उनका मैं यूट्यूब बहुत ज़्यादा देखता हूँ। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिनको मैं देखता हूँ, बहुत सारे मीडियम ब्लॉग्स हैं जो मैं पढ़ता हूँ। मीडियम ब्लॉग्स का यही रहता है, मेरे से भी ना बहुत सारे लोग यही क्वेश्चन पूछते हैं यार कि कहाँ से रिसोर्सेज देखे, कहाँ से पढ़े। तो दैट्स वाई मैंने क्या कर रखा है ना अभी कि मैंने खुद ने एक टेलीग्राम चैनल बना रखा है खुद का। एंड देन उसके अलावा मैंने खुद ने एक ट्विटर पेज बना रखा है, वहाँ पे मैंने ऑटोमेशन डाल रखा है। जनरली इट विल टेक बग बाउंड्री राइटअप्स एंड इट विल पोस्ट। जनरली मैं नॉर्मली दूसरों को तो नहीं, बट जनरली मैं उसी के थ्रू ही पढ़ता हूँ मैं रोज ना। इस वजह से तो मेरे को बेस्ट लगता है थोड़ा। और बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स है जिसके थ्रू आप लोग जाओगे ना तो वो बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो उनका लिंक मैं आपको शेयर करूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में डाल देना, देन इट विल वेरी बेनिफिशियल फॉर देम। और आर्टिकल्स के लिए जनरली आर्टिकल्स न्यूज़ व्यूज़ तो इतना दिखता नहीं हूँ, बट जनरली जिस हिसाब से मैंने आज तक गूगल सर्च किया है उस हिसाब से क्या होता है ना, गूगल न्यूज़ में मेरे को वैसा से कंटेंट दिखाता है। तो नॉर्मली फोन में लेफ्ट स्वाइप करता हूँ तो मेरे को जनरली अपडेटेड न्यूज़ दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल कोई नया जीरो डे निकल गया या फिर कुछ भी हो गया, तो मैं इनके लिए टेलीग्राम के थ्रू अपडेटेड रहता हूँ। बहुत सारे टेलीग्राम चैनल मैंने ज्वाइन कर रखे हैं, तो वहाँ पे कुछ भी नया सीवी कुछ भी आता है ना, तो वहाँ पे अपडेट हो जाता है। तो वैसे वही पिंग आता है, मैं जनरली देख लेता हूँ, तो पता चल जाता है। ओके ओके। सो रिज्यूमे कैसे बनाए और उसमें क्या प्रोजेक्ट शोकेस करें, और ये कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट आप बना सकते हो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से? जनरली देखो मोस्ट ऑफ द सिक्योरिटी वर्ल्ड में देखो क्या होता है ना कि जब भी कोई भी बंदा नया नया सिक्योरिटी में आता है ना या फिर ऑटोमेशन में आता है, जनरली एज ए सिक्योरिटी आप क्या करोगे ना, टूल बनाओगे। टूल या तो टूल बना लोगे नॉर्मली, ना तो सेकंड थिंग रहेगी आप ऑटोमेशन करोगे डेफिनेटली, जो कि मैं अभी भी कर रहा हूँ। मैं करंटली भी अभी मैं एक ऑटोमेशन स्क्रिप्ट पे काम कर रहा हूँ। ऑटोमेशन स्क्रिप्ट नॉर्मली देखो बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज होती है, आप मैनुअल पेन टेस्टिंग करते हो, तो उस वजह से उसके लिए इजी रखने के लिए अपन क्या करते हैं, ऑटोमेशन टूल्स लिखते हैं कि भाई मैं सिर्फ एक यूआरएल डाल दूं और वो एट द एंड मेरे को वल्नरेबिलिटीज ला के ही देते डायरेक्ट। तो ऐसा करके आप ऑटोमेशन काइंड ऑफ ऑटोमेशन लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप ऑटोमेशन लिख सकते हो जहाँ पे आप यूजर से सिर्फ एक यूआरएल लोगे, आप यूआरएल को फीड करोगे आपके स्क्रिप्ट के अंदर, स्क्रिप्ट स्टार्ट होगी फॉर एग्जांपल डायरेक्टरी बस्टिंग से। डायरेक्टरी बस्टिंग, डायरेक्टरी बिफोर डायरेक्टरी बस्टिंग यू कैन यूज एनी ऑफ द टूल, ओपन सोर्स टूल फॉर सब डोमेन एनुमरेशन। तो आप सब डोमेन एनुमरेशन करोगे। सब डोमेन एनुमरेशन के लिए बेस्ट ऑफ द टूल व्हाट आई थिंक इज सब फाइंडर बाय प्रोजेक्ट डिस्कवरी। वो बेस्ट टूल है सब फाइंडर के लिए, आप वो यूज में लोगे। वो लिस्ट ऑफ सब डोमेन्स दे देगा। सब डोमेन्स के बाद आप लोग उस सब डोमेन्स की लिस्ट आएगी, उसके अंदर से आप सिर्फ वो यूआरएल्स निकाल लो जो कि आपको 200 ओके दे रहे हैं या फिर टाइप ऑफ ऐसा कुछ दे रहे हैं। तो उनके बाद आप एक टूल चला लो, काइंड ऑफ सब्जी एक टूल है, वो काइंड ऑफ टूल है जो कि आपको सब डोमेन एनुमरेशन करके देगा। आप वो टूल ले लो, तो सब डोमेन एनुमरेशन, सॉरी सब डोमेन एनुमरेशन नहीं करेगा, वो आपको बताएगा कौन कौन से सब डोमेन टेक ओवर के लिए वल्नरेबल से यूआरएल्स, तो आपको वो बता देगा। तो वो आप उसको एक्सट्रैक्ट कर लो एक टीएक्सटी फाइल में।
देन उसके बाद आप जितने भी यूआरएल्स निकले हैं आपके सब डोमेन्स के, आप उसके बाद वे बैक यूआरएल करके एक वेबसाइट होती है, आर्काइव्स रखते हैं वो लोग, तो उधर से आप डिफरेंट डिफरेंट यूआरएल्स निकाल लो वे बैक यूआरएल से। वे बैक यूआरएल से आपने यूआरएल्स निकाल ली, देन आप सिर्फ वाली यूआरएल्स निकाल लो जिसके अंदर से जिसमें सिर्फ पैरामीटर्स हो। आपने सिर्फ पैरामीटर्स वाली यूआरएल निकाल ली है, और आप सिर्फ वाली यूआरएल निकालो जिसपे सिर्फ जीएस फाइल्स हैं, जावास्क्रिप्ट, ताकि आप जावास्क्रिप्ट एनालिसिस कर सको ओपन सोर्स टूल्स के थ्रू। तो ऐसे कर करके आप खुद की एक स्क्रिप्ट लिख सकते हो। तो ये ना बहुत अलग से आपको दिखाता है कि हाँ भाई यार आपने, और जब आप स्क्रिप्ट लिखोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत सारे टूल्स के बारे में पता चलेगा, आपको बहुत सारे टूल्स के बारे में पता चलेगा कि ये काम कैसे करता है या कौन सा वन ऑफ द बेस्ट टूल है इंटरनेट के ऊपर। कि मेजरली अगर मैं खुद भी देखूँ ना, बहुत सारी चीजें पहले से ही इंटरनेट पे अवेलेबल है, बहुत सारे लोगों ने 2-3 साल पहले ही बना के रख रखा है इंटरनेट पे। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, यू हैव टू जस्ट सर्च ऑन गिटहब, दैट्स इट। बट स्टिल कोई ना कोई टूल में कोई ना कोई कमियां रहती है, कुछ ना कुछ रहता है। तो आप जब स्क्रिप्ट लिखोगे या पेन टेस्टिंग करते हो तो आपको कुछ भी लगता है यार ये मैं डेली टू डेली टास्क हो रहा है ये मेरा, बार बार मैं यही चीज सेम बार बार रोज कर रहा हूँ, तो उसके लिए ऑटोमेशन लिख लो आप। बेस्ट बेस्ट रहेगा आपके लिए। जैसा मैंने जो आपको प्रोसेस बताया सब डोमेन टेक ओवर और ये सब, इस काइंड ऑफ ऑटोमेशन लिख लो, एट द एंड आपको वो रिजल्ट देगा कि भाई हाँ ये वनलिबिलिटीज है, ये सब डोमेन टेक ओवर के लिए वनलिबिलिटीज है, ये सीक्रेट मेरे को जीएस फाइल से मिले। तो ऐसा करके तो आपके लिए इजी हो गया। आपको क्या करना है, आपको तो सिर्फ एक स्क्रिप्ट चलानी है और वो एट द एंड रिजल्ट दे देगा। तो ये भी एक काइंड ऑफ प्रोजेक्ट है जो आप आपके रिज्यूमे में ऐड कर सकते हो, क्योंकि डेफिनेटली जब आप रिज्यूमे मतलब इंटरव्यू के लिए जाओगे तो वो डेफिनेटली ही लास्ट कि भाई आपने ऑटोमेशन कर रखा है नहीं कर रखा। अभी के हिसाब से अगर मैं खुद बोलूँ तो ऑटोमेशन तो आना ही चाहिए। अगर आप सिक्योरिटी में आ रहे हो ना कहीं पेन टेस्टिंग तो डेफिनेटली ठीक है, बट ऑटोमेशन भी आएगा आपको, तो मेरे को लगता है ऑटोमेशन आना चाहिए। बेसिक ऑटोमेशन बैश स्क्रिप्टिंग आनी चाहिए, पाइथन, कोई सी भी एक लैंग्वेज पे तो आपको कोड लिखना आना ही चाहिए, ताकि अगर कोई भी चीज आपको अगर 1 मिनट में ऑटोमेट भी करनी हो तो आप जल्दी से कर सको। तो वो मस्ट है। तो ऐसे करके बहुत सारे टाइप ऑफ टूल्स है। आप आपको लग रहा है कोई, आप एक्सटेंशन लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल आप जब भी वेबसाइट लोड करते हो तो बहुत सारे सीक्रेट्स होते हैं रिस्पॉन्स एप्लीकेशन के पेज सोर्स के अंदर, तो बहुत सारे ओपन सोर्स टूल्स भी हैं जो कि वो काम करते हैं। तो आप ऐसे काइंड ऑफ कोई भी अलग से टूल्स भी ले सकते हो। ये तो एक एग्जाम्पल दिया है। उसके अलावा आप कुछ भी एसएसआरएफ के लिए आप कोई टूल लिख सकते हो जो कि डायरेक्टली ब्राउजर का एक्सटेंशन क्रिएट होगा, तो आप एक्सटेंशन पे क्लिक करोगे, यूआरएल डालोगे, वो सिर्फ और सिर्फ एसएसआरएफ चेक करके बता देगा आपको कि वहाँ पे एसएसआरएफ है या नहीं है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टूल, मतलब टूल बोलो, ऑटोमेशन काइंड ऑफ थिंग, कुछ भी करो, ये आपके लिए प्रोजेक्ट ही है जो आपको डेफिनेटली इंटरव्यू में तो नहीं बट आपको तो पक्का बेनिफिट करेंगे डेफिनेटली। ओके ओके, सो करियर ग्रोथ कैसा है सिक्योरिटी फील्ड में इन टर्म्स ऑफ मनी और इन टर्म्स ऑफ अभी ग्रोथ कितनी है? डेवलपर तो काफ़ी हो गए हैं, सिक्योरिटी पर्सन इन इंडिया कितने, अभी भी कम्युनिटी छोटी है तो। करेक्ट। अभी देखो डेवलपर सही में एक्चुअल में देखो आप, सही बताऊं तो डेली ना बहुत सारी वेबसाइट डेवलप हो रही है, बहुत सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं, बहुत सारी एप्लीकेशन डेवलप हो रही है। तो मतलब आप समझ लो कि एप्लीकेशन रोज डेवलप हो रही है। उनको टेस्टिंग करने के लिए ज्यादा बंदे नहीं है, डेवलप करने के लिए तो डेवलपर है ही पहले से। अब टेस्टिंग वाले में वही बोला था ना कि सिक्योरिटी टेस्टिंग की फील्ड ना बहुत छोटी है, मतलब बंदे बहुत कम है। तो इस वजह से ये एक काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी भी है। तो और बंदों को मतलब डेफिनेटली अगर आपको सिक्योरिटी टेस्टिंग आती है तो लोग इतने हैं नहीं, दैट्स वाई आपको सैलरी भी थोड़ी ज़्यादा मिलेगी कंपेयर टू अदर्स। तो वो भी आपको बेनिफिशियल रहता है। तो यही है। आप बग बाउंटी कैसे करते हैं? एक बार उसका कुछ एप्लीकेशन दिखा सके कि मैं इस प्रोसेस के थ्रू बग बाउंटी करता हूँ। देखो मैं आपको ना बग बाउंटी का मैथोलॉजी बताता हूँ, जनरली मैं कैसे काम करता हूँ बग बाउंटी में। जनरली मैं प्लेटफॉर्म, डेफिनेटली प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं बग बाउंटी के लिए, बग क्राउड है, हैकरवन है, मेजरली यही है अभी तो। और और भी बहुत सारे हैं डिफरेंट। डेफिनेटली, बहुत सारे हैं, बट जनरली मैं कहाँ हंटिंग करता हूँ, मेजरली मैं हंट करता हूँ बकराउड पे। बकराउड पे वाला ऐसा कोई टारगेट देखता हूँ जनरली, यहाँ पे स्टार वाले टारगेट देखते हैं जिसके अंदर हर एक डोमेन सब डोमेन इंक्लूडेड है। तो जनरली जहाँ पे भी वो सब डोमेन्स इंक्लूडेड रहते हैं, डेफिनेटली मैंने आपको बताया, बट जहाँ पे भी सब डोमेन्स इंक्लूड रहते हैं इट मीन्स कि मैं कोई सी भी सब डोमेन पे रिपोर्ट कर सकता हूँ कोई सी वल्नरेबिलिटी। जनरली स्टार्टिंग मेरा ये रहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल सब डोमेन एनुमरेशन। सब डोमेन एनुमरेशन में जनरली अमास और सब फाइंडर के थ्रू करता हूँ। देन उसके बाद मैं जाता हूँ सेकेंड टूल सब्जी और न्यूक्लियाई की टेम्पलेट है। न्यूक्लियाइट की टेम्पलेट सिंपली बता देती है कि भाई ये सब डोमेन टेक ओवर के लिए वल्नरेबल है या नहीं है। तो मेरा सब डोमेन वाला लेवल हो गया। अब मेरे पास कहीं ना कहीं ब्रॉडर स्कोप है, मेरे पास लिस्ट ऑफ सब डोमेन है जहाँ पे मैं टेस्टिंग करूंगा। उसके बाद अब उसके अंदर से मैं नॉर्मली देख लेता हूँ कि भाई 200 ओके वाले पेजेस कौन से हैं, ताकि 404 मतलब नॉट 404 बट 503 या कोई डोमेन वर्क ही नहीं कर रहा है, मेरे को उसका मतलब नहीं है। तो मेरे को वो चाहिए डोमेन जो 302 या 200 ओके काइंड ऑफ स्पेसिफिक जो स्टेटस देते हैं, स्टेटस कोड्स, मैं उन्हीं पे फोकस करता हूँ। तो जनरली देन उनके ऊपर मैं डायरेक्टरी बस्टिंग टूल चला लेता हूँ, उनके ऊपर मैं न्यूक्लाई चला लेता हूँ। न्यूक्लाई टूल, डेफिनेटली न्यूक्लाई टूल सुना हो तो वो नॉर्मली बेस्ट टूल है प्रोजेक्ट डिस्कवरी की साइड से। मतलब वो बेसिक आप उसको यूआरएल दो,
उस टूल को यूआरएल फीड करो एंड इट विल गिव यू ऑल द वनलिबिलिटीज, कोई भी ओपन लाइक स्पेसिफिक टू सीवी और एनीथिंग, वो सब कुछ आपको रिपोर्ट करके दे देगा। देन धीरे करते करते बहुत सारे ओपन सोर्स टूल है, या तो आप जितना भी आपका ट्रैफिक है उसको बर्ब सूट के थ्रू डाइवर्ट कर दो अगर आपको लगता है तो, क्योंकि उसमें प्रोफेशनल, अगर आपके मान के चलो आपके पास बर्ब सूट प्रोफेशनल है, बर्ब सूट प्रोफेशनल के अंदर ना स्कैनर का ऑप्शन होता है, तो या तो आप स्कैन वहां से लगा लो अगर आपको ऑटोमेटेड स्कैन कहीं पे लगाना है तो, नहीं तो बहुत सारे अवेलेबल टूल्स भी अवेलेबल होते हैं कि एक्सेस, बहुत सारे टूल्स होते हैं। निक्टो बेसिक्स का टूल अगर बताऊं तो निक्टो वो बहुत बेसिक फाइंडिंग आपको देगा। तो ऐसे करके बहुत सारे टूल्स होते हैं जो आप लोग यूज में ले सकते हो। एंड देन उसके बाद मैं जनरली यही मेथोलॉजी रहती है। देन अगर मेरे को कोई ऐसा लगता है यार कि स्पेसिफिकली, एंड देन डेफिनेटली मिड ऑफ दैट कि भाई मैं वे बैक यूआरएल, डेफिनेटली वही प्रोसेस सेम, वे बैक से यूआरएल निकाले, जेएस अलग निकाला, पैरामीटर्स वाले यूआरएल अलग से निकाले, देन उसके अंदर कोई यूआरएल ऐसा मेरे को लगता है कि हाँ यार ये सेंसिटिव डेटा रिवील कर सकता है या कुछ भी कर सकता है, देन वहां से मैं उसको रिपोर्ट कर दूंगा, या फिर यूआरएल्स के थ्रू स्कैनिंग करके डेफिनेटली वनलिबिलिटीज में सर्च करूंगा। देन बहुत सारा एट द एंड ना बंच ऑफ डेटा हो जाता है। फिर उसके बाद फिर मैं थोड़ा ट्राई करता हूँ कि मेरे को ऐसा लगता है हाँ यार ये मेन डोमेन है, या फिर कहीं ना कहीं थोड़ा डबनो कोई सब डोमेन है जो कि मेरे को सस्पिशियस लगता है, देन मैं उस पर मैनुअल टेस्टिंग करता हूँ। फिर बाद में मैनुअल टेस्टिंग बैठ के अच्छे से उसके ऊपर एक्सेस पेलोड, एक्सप्लेनेशन पेलोड, फीचर समझता हूँ अच्छे से उसका कि भाई 2FA बाईपास का देखता हूँ मैं, मेरे को थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, MFA 2FA ये चीज़ें, रिकैप्चा ये चीज़ें मेरे को थोड़ा इंटरेस्टिंग लगती है, तो मेरा कहीं ना कहीं फोकस उन पे कहीं ना कहीं थोड़ा रहता है। उसके बाद मेरा मेजरली फोकस रहता है बिजनेस लॉजिक फाइंडिंग्स पे। अभी भी अगर मैं देखा जाए ना, और स्टार्टिंग से अभी सबसे ज्यादा बकराउट पे, जैसे कि मैं बग बाउंटी करता हूँ तो बकराउट पे मैंने एक टेक्नोलॉजी है ग्राफक्यूएल, तो ग्राफक्यूएल के अंदर मैंने 3-4 बग्स अच्छे अच्छे निकाले हुए हैं, उनके लिए मेरे को अच्छा खासा पे आउट मिला हुआ है। उसके बाद मैंने MFA बाईपास करा हुआ है, उसके लिए अच्छा खासा पे आउट मिला हुआ है। जस्ट नाउ अभी मेरे को एक वल्नरेबिलिटी मिली थी, बिजनेस लॉजिक वल्नरेबिलिटी। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट मतलब मिल जाता है, अच्छा खासा रहता है मतलब टेस्टिंग के हिसाब से। तो ये जनरली मेरी मेथोलॉजी रहती है। टूल्स तो ऐसे तो फिर अब क्या है ना कि बहुत सारे टूल्स रहते हैं, इट्स अप टू यू कि विच टूल यू वांट टू यूज एट व्हाट स्टेट, सिंपल। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं कि बिगनर्स और जो इस डोमेन में नहीं उनको वो आनी चाहिए सिक्योरिटी डोमेन में आने के लिए? देखो बिगनर्स के लिए मैं सही बताऊं तो उनको सबसे पहले, बिगनर्स को क्या आना चाहिए बेसिक, उनको सबसे पहले तो लिनक्स आनी चाहिए डेफिनेटली, व्हाट आई थिंक। उनको नेटवर्किंग आनी चाहिए, नेटवर्क के बारे में पता होना चाहिए बेसिक समवेयर उनको, अगर आज के सिनेरियो के हिसाब से, करंट सिनेरियो के हिसाब से अगर उनको क्लाउड के बारे में पता है तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर देम। बैश स्क्रिप्टिंग आनी चाहिए डेफिनेटली, कहीं ना कहीं अगर आ रही है तो इट विल बेटर। देन स्पेसिफिक टू पेन टेस्टिंग अगर मैं बात करूँ, पेन टेस्टिंग के अंदर, स्पेसिफिक पेन टेस्टिंग के अंदर उनको वल्नरेबिलिटीज के नाम पता होनी चाहिए, कौन कौन सी वल्नरेबिलिटीज होती है उनके बारे में बेसिक बेसिक पता होना चाहिए कम से कम। अगर कोई बोल दे कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग क्या होता है तो उसको कहीं ना कहीं पता होना चाहिए क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग क्या होता है, उसका रिमेडिएशन क्या होता है, बहुत बेसिक बेसिक है ये। आई एम नॉट सेइंग कि भाई पूरा प्रैक्टिकल आना चाहिए, क्योंकि बिगनर्स है उनके लिए भी, क्योंकि उन्होंने अभी तक टेस्टिंग ही अच्छे से नहीं करी है, तो वो इतना ज़्यादा कैसे सीख पाएंगे। बट स्टिल सीखने के हिसाब से नॉर्मली इनके बारे में पढ़ो कि भाई बेसिक वल्नरेबिलिटीज कौन कौन सी होती है। एंड देयर आर सो मेनी लैब्स ऑनलाइन, बहुत सारी लैब्स है, वहाँ पे टेस्टिंग करो डेफिनेटली। जैसे कि पोर्टसुगर है, पोर्टसुगर सबसे बेस्ट वेबसाइट है अगर आपको कोई सी वल्नरेबिलिटी की टेस्टिंग करनी है, तो वहाँ पे लैब्स अवेलेबल है, आप लैब्स पे जाओ, वहाँ पे अच्छे से टेस्टिंग करो एंड आप वहाँ से स्किल्स गेन कर सकते हो। देन आप जब भी इंटरव्यू देने जाओगे ना तो आपको प्लस पॉइंट रहेगा कि हाँ यार आप उनको रियल टाइप सिनेरियो बता सकते हो कि हाँ यार मैंने जब ऐसा टेस्ट किया था तो मेरे को ये चीज़ मिली थी, एंड देन आई दिस इज हाउ आई बाईपास दिस। तो वो चीज़ें आप कहीं ना कहीं, अगर आपको एक्चुअल एनवायरमेंट्स नहीं मिल रहे हैं टेस्ट करने के लिए, तो आप उनको लैब्स के ऊपर टेस्ट करो, तो आपको वो कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट रहेगा। तो एज अ बिगनर या फिर कोई फील्ड में नहीं है, लिनक्स आई थिंक आनी चाहिए, बहुत जरूरी है। एंड देन बेसिक ऑफ सिक्योरिटी की भाई नाम, बेसिक ये थोड़ी बहुत नाम तो आनी चाहिए ऐसा। ओके, सो एक फाइनल क्वेश्चन कि रोड मैप आप बता सके पेन टेस्टिंग के लिए कि ये प्रोसेस के थ्रू आप पेन टेस्टर बन सकते हैं? पेन टेस्टर पे देखो मैं बताऊं तो यही बेसिक यही स्टार्ट होगा मेरे हिसाब से। क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेटली ओएस के बेसिक्स आने चाहिए, विंडोज कैसे काम करता है, लिनक्स कैसे काम करता है, ये नहीं बोल रहा कि बिल्कुल डीप, बट जनरली थोड़ा बहुत आना चाहिए। लिनक्स आनी चाहिए, बैश स्क्रिप्टिंग डेफिनेटली अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं करियर, तो आज नहीं तो कल आपको कहीं ना कहीं बैश स्क्रिप्टिंग या फिर कोई सी भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, एक स्क्रिप्ट लैंग्वेज आनी चाहिए, कोई सी भी, पाइथन हो, गो हो, कोई भी हो, एक आनी चाहिए। थोड़ा बहुत बेस्ट रहेगा इफ़ यू आर इन डेवलपमेंट, अगर आप एक डेवलपर है तो आपको प्लस पॉइंट रहता है। क्यों? क्योंकि आज मैंने, अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैंने इतनी एप्लीकेशन डेवलप नहीं करी है, दैट्स वाई मेरे को नहीं पता कि अगर कोई रेमिडेशन होता है किसी चीज़ का या फिर कोई एप्लीकेशन कैसे बिल्ड होती है। जिस बंदे ने, जिस आदमी ने एप्लीकेशन लिखी है उसने स्पेसिफिक कोड लिखा है, और अगर उसको इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत रहेगी सिक्योरिटी की, सो ही नोज कि कहाँ पे बग हो सकता है।
उसको ज़्यादा डीप नॉलेज होगी, जिसने वो कोड लिखा है एप्लीकेशन का किसी का भी, तो उसको थोड़ी डीप नॉलेज होगी। तो कोडिंग विल बी ए प्लस पॉइंट, थोड़ा आना चाहिए मेरे हिसाब से, थोड़ा ज़्यादा सही रहता है। एंड देन स्क्रिप्टिंग, एंड देन स्टार्टिंग करियर वाइज नॉर्मली वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी से स्टार्ट करो। डेफिनेटली जितने भी लैब्स है, सारी लैब्स को गो थ्रू करो पोर्टसिक्योर की, क्योंकि पोर्टसिक्योर की गो थ्रू करेंगे ना अपन लोग, उसके अंदर इतनी सारी स्पेसिफिक स्पेसिफिक टू ईच वल्नरेबिलिटी बहुत सारी लैब्स है, डिफरेंट डिफरेंट लैब्स। तो यू नो कि हाउ टू टेस्ट एंड हाउ टू बाईपास, तो वो चीज़ें आपको पता चलेगी। एंड देन धीरे धीरे करते करते पेन टेस्टिंग, देन वेब से फिर आप जाओगे सोर्स कोड रिव्यू पे जाओगे। सोर्स कोड रिव्यू के लिए बहुत सारी वेबसाइट्स है चेक करने के लिए या फिर पढ़ने के लिए। देन एपीआई पेन टेस्टिंग तो डेफिनेटली उसमें हो जाएगा। एंड देन रेड टीमिंग भी डेफिनेटली इसी के अंदर आपका थोड़ा थोड़ा आप करते करते रेड टीमिंग आप टूल्स यूज में लेने चालू करोगे, देन यू विल गेट टू नो कि भाई प्रॉपर रेड टीमिंग कैसे करते हैं। तो ये धीरे धीरे इस तरफ थोड़ा रहेगा कोई ऐसा। सर्टिफिकेशन भी बता सकें कि वो जब वो भी ज़्यादा Certi- हेल्पफुल हो। देखो सर्टिफिकेशन मेरे को लगता है राइट नाउ अगर कोई बिगनर्स है तो ईजीपीटी का सर्टिफिकेशन बेस्ट रहता है फ्रॉम अ बिजनेस पर्सपेक्टिव। अदर देन दैट अगर आप बबसूट का भी एक सर्टिफिकेशन रहता है प्रैक्टिशनर करके, बबसूट प्रैक्टिशनर, वो भी बहुत अच्छा सर्टिफिकेट है। उससे क्या होता है ना, बबसूट का इसलिए मैं बोल रहा हूँ स्पेसिफिकली क्योंकि आप कभी भी किसी भी कंपनी में काम करते हो तो जनरली आप लोग बबसूट टूल के थ्रू ही काम करते हो, चाहे से आप कम्युनिटी एडिशन से करो या प्रोफेशनल से। बट आप बबसूट या फिर जैप प्रॉक्सी, जनरली मोस्ट ऑफ द पीपल यूज बबसूट। सो बबसूट अगर आप यूज में ले रहे हो और आप उसी टूल का आप अगर एक सर्टिफिकेशन कर लेते हो तो दैट विल बी अ प्लस पॉइंट। क्योंकि यार अगर आप कंपनी में जा रहे हो, किसी का इंटरव्यू दे रहे हो किसी के लिए, तो अगर आपके पास एक सर्टिफिकेशन रहेगा तो उनको ये तो पता है यार अगर इस बंदे ने सर्टिफिकेशन लिया इट मीन्स कि उसने बहुत सारी लैब्स या बहुत सारी टेस्टिंग करी है, आफ्टर दैट ओनली ही गॉट दिस सर्टिफिकेशन। तो वो कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट रह जाता है। तो ये मेजरली स्टार्टिंग के बंदे रहते हैं उनके लिए, मेरे को ये लगता है ये दोनों थोड़ा सही रहता है। एंड देन एडवांस लोग रहते हैं उनके लिए देन वो थोड़ा सा रेड टीमिंग और उस साइड में जाते हैं, देन उनके लिए बेस्ट है ओएससीपी ओएसडब्ल्यू, एंड देन तो फिर तो ओके। सर्टिफिकेशन टू सर्टिफिकेशन। ओके, थैंक यू सो मच पीयूष, आपने इतना वैल्यूबल टाइम दिया, इतनी इंसाइट शेयर करी, थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम।